नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 31 प्रारंभिक बातें। जब ये यून गहरी सोच में डूबा हुआ था तभी किसी की नजर उस पर पड़ी। मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से ही उसकी पांचों इंद्रियां अत्यंत तीव्र हो गई थीं। उसने जियांग शियाओरू को देखा जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में दबे पांव चलते हुए चारों ओर देख रही थी। बहन शियाओरू, ये यून चिल्लाए। यूंग ये यून को देखकर जियांग शियाओरू प्रसन्न हुआ। ओह यूंग, तुम। उसे लगा कि आज ये यून में कुछ बदलाव आया है, लेकिन वह ठीक ठीक ये नहीं बता पा रही थी कि क्या बदलाव आया है। अतीत के ये यून का वर्णन करे तो वह एक आज्ञाकारी मासूम बच्चा था। वर्तमान ये यून एक आकर्षक सुंदर युवक था। उसके फटे पुराने कपड़े भी उसकी शालीनता को कम नहीं कर सकते थे। कोयले की खान में छिपा हुआ हीरा। जियांग शियाओरू को अचानक ये कहावत याद आ गई। हर अच्छी तलवार म्यान में छिपी रहती है, उस दिन का इंतजार करती है जब उसे म्यान से बाहर निकाला जाएगा। वर्तमान ये यून ने जियांग शियाओरू को ऐसा एहसास दिलाया। हालांकि यह अंतर केवल जियांग शियाओरू ही महसूस कर सकती थी, क्योंकि लगातार मेलजोल के कारण वह ये यून से बहुत अच्छी तरह परिचित थी। जो लोग ये यून से परिचित नहीं थे उन्हें शायद कुछ अलग लगता और वे उसे नजरअंदाज कर देते। आखिर ये यून एक बीमार बच्ची थी जो किसी काम की नहीं थी। बहन शियाओरू, मैं ठीक हूँ, ये यून हंसा। वह जानता था कि मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसकी आभा में बदलाव आ गया था। चलिए देखते हैं क्या होता है। उसने सहजता से जियांग शियाओरू का हाथ पकड़ा और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गया। मेरिडियन क्षेत्र में पहुंचते ही एक अदृश्य शक्ति ने उसके हाथ के इशारे से लोगों को अलग कर दिया, जिससे उसे आसानी से आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। जो लोग बाद में समझ पाए कि क्या हुआ, उन्हें बस एक बच्चा वहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया। जब तक उन्हें कोई जवाब मिलता तब तक वे सोच रहे होंगे कि ये उनका शरीर छोटा है, जिससे वह भीड़ के बीच से निकल सकता है। ... चौक के केंद्र में लियान कबीले के उच्च अधिकारी अभी भी तलवारधारी का सावधानीपूर्वक उचित स्वागत कर रहे थे। चेंग्यू, आदेश दो, गायों को मारो और दावत का आयोजन करो। कुलपति ने हाथ हिलाया, हालांकि उनका दिल दुख से भरा हुआ था। उस जनजाति के पास कुछ मवेशी थे। यही लियान कबीले की पूरी संपत्ति थी। हालांकि ये मवेशी पृथ्वी पर पाए जाने वाले मवेशियों के समान दिखते थे, लेकिन उनकी ताकत कहीं अधिक थी। जंगल में चारों ओर पत्थर बिखरे पड़े थे। कुछ पत्थर काले लौह पत्थर के थे। खेती के लिए जमीन तैयार करना बेहद मुश्किल था। मवेशियों के बिना लियान जनजाति भोजन का उत्पादन नहीं कर पाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो लियान जनजाति भोजन के लिए पूरी तरह से ताओ जनजाति पर निर्भर हो जाएगी। इसलिए लियान कबीले में प्रत्येक गाय का मूल्य 10 जिंदगियों से भी अधिक था। ये सुनने में दयनीय लगता है, लेकिन यही वास्तविकता थी। जिनलोंग वेई के लियान कबीले में पहुंचने पर कबीले को मेहमानों का सत्कार करना पड़ा। हालांकि कबीले ने उजाड़ हड्डियों के शोधन के लिए खर्च में कटौती कर रखी थी, इसलिए भोजन का कोई भंडार नहीं बचा था। उनके पास मवेशियों को मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। तलवारधारी स्वाभाविक रूप से जानता था कि जंगल में रहने वाले छोटे कबीले कठिन जीवन जीते हैं। उसने शांत भाव से कहा, तुम्हें मवेशियों को मारने की जरूरत नहीं है। रास्ते में मुझे कई खूंखार जानवर मिले जिन्होंने मुझ पर हमला किया। मैंने उन्हें मार डाला और उनका मांस नियाहॉन नामक जानवर पर राशन के रूप में रख लिया। तुम्हें बस कुछ लोगों को बुलाकर उसे उतरवाकर पकाना है। उस व्यक्ति ने भले ही यह बात बिना किसी दिखावे के कही हो, लेकिन लियान कबीले के लोग स्तब्ध रह गए। क्लाउड वाइल्डनेस में 3 प्रकार के जानवर थे जो मनुष्यों पर हमला करते थे। वे थे जंगली जानवर, खूंखार जानवर और निर्जन जानवर। जंगली जानवर सबसे आम प्रकार के जानवर थे। वे पृथ्वी पर पाए जाने वाले बाघों और तेंदुओं के समान थे। एक अनुभवी शिकारी, भले ही उसे मार्शल आर्ट का ज्ञान न हो, जाल बिछाकर उनमें से किसी एक को पकड़ सकता था। भयंकर जानवरों की बात करें तो वे अपने आप में एक शक्ति थे। उनकी ताकत किसी पर्पल ब्लड योद्धा के बराबर थी। क्लाउड वाइल्डनेस में बहुत सारे खूंखार जानवर थे। वास्तव में शिकार पर जाने वाले कबीले के शिकारियों के लिए सबसे बड़ा खतरा ये खूंखार जानवर ही थे। हालांकि निर्जन जीव शक्तिशाली थे, लेकिन वे निर्जन भूमि के नाम से जाने जाने वाले उन क्षेत्रों में सुप्त अवस्था में रहते थे जहां निर्जन जीवों की शक्ति प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी। जब तक कोई निर्जन भूमि से दूर रहता था तब तक वह सुरक्षित रहता था। हालांकि खूंखार जानवरों का फैलाव इतना व्यापक था कि इसे टाला नहीं जा सकता था। पर्पल ब्लड क्षेत्र के योद्धा में शिकार करने की क्षमता होती थी, न केवल इसलिए कि वे कई भयंकर जानवरों को मार सकते थे, बल्कि इसलिए भी कि यदि वे किसी एक को हराने में असमर्थ होते थे तो उन्हें भागने में कोई परेशानी नहीं होती थी। इस तलवारधारी ने घने जंगल को पार कर लिया था और बड़ी आसानी से कई खूंखार जानवरों को मार गिराया था। ऐसी ताकत वाकई सराहनीय थी। लियान चेंग्यू ने गहरी सांस ली और मुट्ठियां भींच ली। नियाहॉन जानवर पर उभरा हुआ बड़ा थैला स्पष्ट रूप से खूंखार जानवरों से शिकार किया गया मांस था। एक दिन मुझमें भी वह ताकत जरूर आएगी और मैं उससे कहीं अधिक ताकत हासिल कर लूंगा, लियान चेंग्यू ने निश्चय किया। ये सुनकर कि उन्हें मवेशियों को मारने की जरूरत नहीं है, कुलपति बहुत प्रसन्न हुए। फिर भी उन्होंने विनम्रता से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम किसी मेहमान को खाना बनाने नहीं दे सकते। हमारा लियान कबीला भले ही गरीब हो, लेकिन... उद्धरण चिन्ह। बस करो अब, और बोलने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आधिकारिक काम से आया हूँ, तलवारधारी ने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। उसे लियान कबीले के दिखावटी शिष्टाचार में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
महाराज कृपया बोलिए। हालांकि मेरा लियान कबीला नगण्य है, पर इसमें हजारों लोग हैं। यदि महाराज को हमारी कोई आवश्यकता हो तो कृपया बेझिझक बताइए। कुलपति ने विनम्रतापूर्वक बिना किसी नाराजगी के अपनी बात कही। उन्हें पता था कि जिन लॉन्गवेई का कोई सदस्य लियान कबीले जैसी तुच्छ जगह पर नहीं आएगा। उस व्यक्ति ने कहा, हाल ही में क्लाउड वाइल्डनेस में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी और लियान कबीले का स्थान संयोगवश उसी घटना स्थल के अंतर्गत आता है। इसी कारण जिन लॉन्गवेई यहाँ आए हैं। जैसे ही उस व्यक्ति की आवाज धीमी हुई, कुलपति के चेहरे के भाव बदल गए। क्या क्लाउड वाइल्डनेस में कुछ हुआ था? इसके अलावा उनके शब्दों के लहजे से यह स्पष्ट था कि वह जिन लॉन्गवेई के उन अनेक सदस्यों में से एक थे जो आए थे। जिन लॉन्गवेई के लिए जो घटना महान मानी जाती थी, लियान कबीले के लिए उसकी कल्पना भी करना असंभव था। उसे नहीं पता था कि इस घटना के प्रभाव क्षेत्र में होना लियान कबीले के लिए वरदान था या अभिशाप। यदि वे इतने बड़े मामले में उलझ जाते तो लियान कबीले का चींटी जैसा अस्तित्व बिना किसी आवाज के समाप्त हो जाता। कुलपिता के चेहरे के भाव देखकर उस व्यक्ति ने शांत भाव से कहा, इस मामले में आपका कोई दखल नहीं होना चाहिए। हालांकि आपके कबीले के आसपास से बहुत से लोग गुजरेंगे, उनमें कई प्रभावशाली लोग भी हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप उन्हें नाराज न करें। जी हाँ, मैं अपने पूर्वज उच्च राजदूत की बातों को ध्यान में रखूंगा, कुलपति ने सिर हिलाते हुए कहा। उस व्यक्ति ने आगे कहा, लियान कबीले में मेरी यात्रा महज एक सुविधा थी। मेरे वरिष्ठों ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको भावी राज्य के चयन की तैयारी के लिए कुछ सुझाव दूं। इतना कहकर वह व्यक्ति कबीले की ओर मुड़ा। उसकी आवाज 10 मील दूर से भी तेज और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। क्षण भर के लिए शोर मचाती भीड़ शांत हो गई। मेरा नाम झांग युक्सियन है। याद रखना, लियान कबीले में मेरा आना 28 साल से कम उम्र के 30 युवकों को अपने अस्थायी शिष्यों के रूप में चुनने के लिए है। मैं तुम्हें युद्ध की मुद्राओं और तकनीकों के बारे में मार्गदर्शन दूंगा। मैं यहाँ केवल 3 से 5 दिन ही रहूंगा। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि आप मेरे द्वारा सिखाई जाने वाली सामग्री को समझ लेते हैं तो आप निश्चित रूप से राज्य की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। झांग युक्सियन के ये शब्द कहते ही लियान कबीले के सभी लोग अपनी सांसें थाम ली। राज्य की पसंद, यह उनके भविष्य से जुड़ा था। पूरे कबीले ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सारे रास्ते बंद कर दिए थे कि लियान चेंगयू योद्धा चयन परीक्षा पास कर ले। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्य विशेष रूप से उत्साहित थे। वे इतने उत्साहित थे कि उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। जिन लॉन्गवेई जनजाति का एक विशेषज्ञ वास्तव में उनके लियान कबीले में आया और उन्हें कौशल और तकनीकों के बारे में मार्गदर्शन दिया। ये बहुत अच्छी बात थी। उन्हें राज्य की चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर उन्हें झांग युक्सियन के मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए और वे जिन लॉन्गवेई से कोई उन्नत कौशल सीख ले तो यह उनके भविष्य के विकास में सहायक होगा। जब लियान चेंगयू ने अंततः राज्य की चयन परीक्षा उत्तीर्ण कर शहर में प्रवेश किया तो जो अधिक शक्तिशाली थे वे ही धन दौलत हासिल कर सकते थे। 30 लोगों का चयन मैं करूंगा। राज्य के चयन में भाग लेने वाले भी इन्हीं 30 में से चुने जाएंगे। दूसरे शब्दों में, जिनका चयन मैं नहीं करूंगा वे राज्य के चयन में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। झांग युक्सियन की बात सुनकर ये उनको अचानक समझ आ गया। ये झांग युक्सियन ही राज्य के चयन का पहला परीक्षक था। राज्य का चयन शायद ही कभी बादल वन्यभूमि में होता था। बादल वन्यभूमि में संसाधनों की कमी के कारण योद्धाओं की औसत शक्ति कम थी। चूंकि यह वन्यभूमि व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी, इसलिए परीक्षा आयोजित करना कठिन था। सभी जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारी मात्रा में जनशक्ति और संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसलिए झांग युक्सियन जैसे अनुभवी और कुलीन जिन लॉन्गवेई द्वारा प्रारंभिक चयन करवाना काफी समय बचाएगा। अब जो भी 3 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लेकर मेरे अस्थायी शिष्य बनना चाहते हैं और राज्य के चयन में शामिल होना चाहते हैं, वे आगे आएं। मैं 30 लोगों का चयन करूंगा। झांग युक्सियन के वाक्य समाप्त होते ही हलचल मच गई। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्य अपनी पूरी ताकत के साथ सबसे पहले आगे बढ़े। झाओ तेजू जैसे जो लोग दूसरों के हाव भाव को समझना जानते थे, वे झांग युक्सियन के सामने आने से पहले लियान चेंगयू से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते थे। कुछ ही क्षणों में योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सभी सदस्य आगे की ओर खड़े हो गए। योद्धा प्रशिक्षण शिविर में लगभग 60 लोग थे और आयु संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वालों की संख्या लगभग 40 थी। झांग युक्सियन केवल 30 लोगों को ही चुनने वाला था, जिसका मतलब था कि लगभग 1 दर्जन लोग बाहर हो जाएंगे। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के कमजोर सदस्य घबरा गए। उन्हें डर था कि झांग युक्सियन उन्हें नजरअंदाज कर देगा। अध्याय 32 कमजोरों को गुलामों की तरह गुलाम बनाया जाता है। हे भगवान, झांग सब यहाँ उपस्थित हैं। कृपया अपना चयन कर लें। बेशक मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति की भी राज्य के चुनाव में भागीदारी होगी। यदि संभव हो तो मैं भगवान का अधीनस्थ बनकर उनकी शिक्षाएं प्राप्त करना चाहता हूं, लियान चेंगयू ने आदरपूर्वक कहा। झांग युक्सियन ने लियान चेंगयू पर एक नजर डाली और उसका जायजा लिया। ओह, आपकी साधना का स्तर क्या है? नश्वर रक्त योद्धा अंततः साधना के प्रारंभिक चरण में होते हैं। वे केवल उन्हीं कौशलों का अभ्यास करते हैं जिनमें उनके शरीर का उपयोग होता है। नश्वर रक्त के 5 स्तरों को व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। इसलिए केवल देखकर यह बताना कठिन था कि किसी व्यक्ति की नसें खुल गई हैं या उसकी हड्डियां और नसें ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं। केवल आध्यात्मिक स्तर की साधना प्राप्त कर चुके व्यक्ति ही किसी व्यक्ति की सिद्धि का अनुभव कर सकते थे। इसे स्वर्ग की दृष्टि खोलना कहा जाता था। तभी वे किसी नश्वर रक्त योद्धा की साधना के स्तर का आकलन कर सकते थे। जाहिर है झांग युक्सियन उस स्तर तक नहीं पहुंची थी। प्रभु को उत्तर देते हुए, मैं एक तुच्छ प्राणी नश्वर रक्त स्तर 5 ची संग्राहक के शिखर पर पहुंच गया हूं। मैं बैंगनी रक्त क्षेत्र से बस एक कदम दूर हूं। ओह, झांग युक्सियन ने अपनी भौहें सिकुड़ी।
संसाधनों की कमी वाले एक छोटे से कबीले में पले बड़े होकर इस स्तर तक पहुंचना, या तो आप में असाधारण प्रतिभा है या फिर कोई संयोगवश सफलता मिली है। दोनों ही मामलों में ये बहुत अच्छी बात है। झांग युक्सेन ने सिर हिलाते हुए कहा, तो तुम यहीं रुक जाओ। भगवान के मूल्यांकन के लिए धन्यवाद, लियान चेंगयू ने आदरपूर्वक कहा। वह अत्यधिक प्रसन्न नहीं था क्योंकि उसने यह मान लिया था कि वह झांग युक्सेन के मूल्यांकन में सफल हो जाएगा। उसका लक्ष्य राज्य का चयन था। यदि वह प्रारंभिक चरण भी पार नहीं कर पाता तो उसकी उच्च महत्वाकांक्षाओं की बात करने का कोई अर्थ नहीं था। लियान चेंगयू को चुनने के बाद झांग युक्सेन ने अपना सिर घुमाया और योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों की ओर देखा। 5 मिनट तक उन्हें घूरने के बाद उसे निराशा का अनुभव हुआ। लियान चेंगयू के अलावा पूरे लियान कबीले में किसी और ने उसका ध्यान आकर्षित नहीं किया। वह बौनों में से ही सेनापति चुन सकता था। उसने अनिच्छा से कुछ बौनों को चुनना शुरू किया। हालांकि उनके वरिष्ठों ने उन्हें 30 लोगों को चुनने का आदेश दिया था, लेकिन झांग युक्सेन के अपने सिद्धांत थे। वे उन लोगों को प्रशिक्षण देने की जहमत नहीं उठाना चाहते थे जिनमें प्रतिभा की गंभीर कमी थी। क्या लियान कबीले में कोई और नहीं है जो राज्य के चुनाव में भाग लेना चाहता हो? झांग युक्सेन की निगाहें लियान कबीले के आम लोगों पर घूम गईं। झांग युक्सेन की दृष्टि पड़ते ही लोग बड़ी सावधानी से काम लेने लगे। वे भी झांग युक्सेन जैसे महान व्यक्ति से मार्गदर्शन पाना चाहते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वे मार्शल आर्ट नहीं जानते थे। यहां तक कि अगर वे आगे बढ़कर भी कुछ करते तो झांग युक्सेन उन्हें ठुकरा देते। आगे आना तो केवल अपमानजनक होगा, पूरा कबीला उसके कमजोर प्रयासों का उपहास उड़ाएगा। आम लोगों की प्रतिक्रिया लियान चेंगयू की उम्मीदों के मुताबिक ही थी। वह हंसते हुए बोला, भगवान के सामने किए गए इस मजाक के लिए क्षमा चाहता हूं। कबीले में जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं वे सब यहाँ मौजूद हैं। बाकी सब निकम्मे आम लोग हैं। वे सिर्फ खेती बाड़ी और जड़ी बूटियां चुनने के लायक हैं। वे मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए भगवान इन लोगों पर ध्यान न दे, भगवान की कृपा हो। लियान चेंगयू के बोलने से पहले ही भीड़ में से एक आवाज आए, कृपया मुझे जाने दीजिए। पल भर में एक जवान लड़की को पकड़े हुए एक बढ़ता हुआ लड़का भीड़ से बाहर निकल आया। ये यून शुरू में देर से आया था, इसलिए वह भीड़ के बाहरी हिस्से में था। उसे योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों को मिलने वाली अच्छी जगहें नहीं मिली। यूने, तुम। जियांग शियाओरू को स्थिति समझने से पहले ही आगे खींच लिया गया था। भीड़ की आखिरी परत पार करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह और ये यून कहाँ है। जियांग शियाओरू अचंभित रह गई। ये तो चौक का केंद्र था। झांग युक्सेन को अपने सामने लियान कबीले के उच्च अधिकारियों से घिरा हुआ देखकर जियांग शियाओरू क्षण भर के लिए अवाक रह गई। और इसी क्षण जियांग शियाओरू ने महसूस किया कि ये यून ने उसका हाथ छोड़ दिया है और उसे आगे बढ़ते हुए देखा। वह तब तक चलता रहा जब तक कि वह योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों के समूह के पास नहीं पहुंच गया। जियांग शियाओरू का मुंह खुला रह गया, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। लियान चेंगयू की मुस्कान गायब हो गई। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सभी सदस्य भी स्तब्ध रह गए। झांग युक्सेन ने आश्चर्य से ये यून की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम भाग लेना चाहते हो? जी महाराज, ये यून ने संक्षिप्त लेकिन सशक्त स्वर में कहा। उन शब्दों ने भीड़ को सन्नाटे में डाल दिया। सभी लोग ये यून को हैरानी से देखने लगे। ये यून पागल ही होगी। उसे अपनी औकात का पता नहीं था। वह एक नन्हे चूजे जैसा था और शायद उसका वजन 80 पाउंड भी नहीं था। भीड़ में मौजूद जितने भी पहलवान प्रतियोगिता के लिए अयोग्य थे वे सब उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर थे। इसके अलावा ये यून ने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था। जड़ी बूटियां चुनते समय वह लगभग मरते मरते बचा था। वह तो सुनसान हड्डियों के लिए लकड़ियां भी ठीक से नहीं काट पाता था और वह मार्शल आर्ट में भर्ती होना चाहता था। जो लोग भर्ती होना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, वे उस युवा लड़के ये यून को गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे। ये बच्चा ऐसे मौके पर हंगामा कर रहा है, क्या वह जीना नहीं चाहता? जब कोई व्यक्ति किसी साहसी व्यक्ति को ऐसा काम करते देखता है जिसे करने का साहस उसमें स्वयं नहीं होता, तो अक्सर उसके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है। लियान कबीले के कई आम लोग ठीक इसी स्थिति में थे। ये यून, तुम छोटे गुलाम, बड़ों का अनादर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज की स्थिति ऐसी नहीं है जिससे तुम खिलवाड़ कर सको। दफा हो जाओ। लियान चेंगयू को ये यून जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति से इतने महत्वपूर्ण अवसर पर ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। ये यून तो बस एक बच्चा था और बच्चों में सबसे कमजोर था। चयन के लिए नाम दर्ज कराने की हिम्मत करना साफ तौर पर झांग युक्सेन का इस्तेमाल करके समय बिताने का उसका तरीका था। ये बहुत अपमानजनक था। इससे झांग युक्सेन के सामने उसकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंच सकता था। झांग युक्सेन सोचेगा कि उसे अनुशासन संबंधी समस्याएं हैं कि वह एक बच्चे को भी संभाल नहीं सकता। ये यून ने लियान चेंगयू पर एक नजर डाली और उसके अत्याचारों का शांत और तीखे शब्दों में जवाब दिया, जंगल में कमजोरों को गुलाम बना लिया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो कमजोर गुलाम होते हैं। अगर मेरी ताकत कमजोर है तो मुझे गुलाम कहना बिल्कुल सही है। मैं इसका कोई विरोध नहीं करूंगा। लेकिन अगर एक दिन युवा स्वामी लियान का सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो उनसे ज्यादा ताकतवर हो तो वो भी गुलाम बन जाएंगे। युवा स्वामी लियान इसके बारे में क्या सोचते हैं? लियान चेंगयू का चेहरा बदल गया। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। ये क्या बात है? कबीले का एक छोटा गुलाम उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अगर झांग युक्सेन न होता तो लियान चेंगयू एक थप्पड़ से ही उनको मार डालता। कमजोर लोग गुलाम बन जाते हैं। झांग युक्सेन मुस्कुराया। उसने अचानक यून की ओर देखा। दिलचस्प, एक छोटे से कबीले में पैदा होकर भी इतनी गहरी समझ रखना। तुमने सही कहा, कमजोर लोग गुलाम बन जाते हैं और यह बात सब पर लागू होती है। अगर एक दिन मुझे भी किसी शक्तिशाली व्यक्ति के अधीन होना पड़े तो मैं भी गुलाम बन जाऊंगा।
झांग युक्सियन की बातें सुनकर ये यून हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि झांग युक्सियन खुलेआम ये स्वीकार करेगा कि वह किसी दूसरे के सामने झुक सकता है। महत्वपूर्ण लोगों के बीच इस तरह की स्पष्टवादिता आम बात तो है, लेकिन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा अपने से निचले दर्जे के व्यक्ति के प्रति इस तरह का व्यवहार शायद ही कभी देखा जाता है, क्योंकि यह तिरस्कारपूर्ण माना जाता है। झांग युक्सियान की पहुंच क्षमता ने ये यून को आश्चर्यचकित कर दिया। झांग युक्सियन की बातों पर लियान चेंगयू को अपना गुस्सा काबू में रखना पड़ा। एक कुलीन जिन लॉन्गवेई ने पहले ही यह बात मान ली थी, अब वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि लियान चेंगयू ऐसे मौके पर ये यून द्वारा मचाई गई गड़बड़ी को बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने झांग युक्सियन से कहा, महाराज, इस लड़के का नाम ये यून है। ये हमारे लियान कबीले का एक मामूली नशाखोर है। इसे मार्शल आर्ट का कोई ज्ञान नहीं है। ये यहाँ सिर्फ आपका इस्तेमाल करके समय बिताने आया है। मैं, एक तुच्छ व्यक्ति, इसे बाहर निकाल दूंगा। कृपया मेरे कबीले को अनुशासित करने में मेरी अक्षमता को इस तरह के मजाक का कारण न समझें। लियान चेंगयू इसलिए इतना क्रोधित नहीं था कि ही यून ने उसके अधिकार पर सवाल उठाया था, बल्कि इसलिए कि उसने झांग युक्सियन के सामने उसे अपमानित किया था। अप्रत्याशित रूप से झांग युक्सियन को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने लापरवाही से एक जगह की ओर इशारा करते हुए ही यून से कहा, बचपन में तुम वाकई दिलचस्प थे। यहीं खड़े हो जाओ, मैं बाद में मार्शल आर्ट के अभ्यास के लिए तुम्हारी उपयुक्तता की जांच करूंगा। झांग युक्सियन ये यून की सराहना तो करता था, लेकिन उसे कोई खास चिंता नहीं थी। उसके अनुसार जंगल में बहुत कम लोग ही मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त थे। चूंकि ये यून ने आगे बढ़कर साहस दिखाया था, इसलिए वह उसकी परीक्षा लेने में मदद करेगा। चूंकि झांग युक्सियन ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था, इसलिए लियान चेंगयू के पास ये यून की ओर एक द्वेषपूर्ण नजर डालने के अलावा और कोई चारा नहीं था। धन्यवाद महाराज, ये यून ने शालीनता से धन्यवाद कहा और योद्धा तैयारी शिविर की टुकड़ियों के बगल में खड़ा हो गया। संयोगवश वह झाओ तेजू के बगल में खड़ा था। इसका कारण ये था कि झाओ तेजू लियान चेंगयू के करीबी थे, इसलिए वे योद्धाओं के प्रशिक्षण शिविर के अघोषित नेता बन गए थे। इसी कारण वे सैनिकों में सबसे आगे खड़े होते थे। ये यून के आने पर स्वाभाविक रूप से वे झाओ तेजू के बगल में ही खड़े हो गए। परिणामस्वरूप ये यून अब प्रथम स्थान पर थी। इस बात पर झाओ तेजू थोड़ा चिढ़ गया। ये कैसा मजाक है? वो तो कदकाठी और ताकत में बेताब था, भला इस छोटे से मंदबुद्धि से उसकी तुलना कैसे की जा सकती है? वह भविष्य में एक शाही शूरवीर के परिवार के सदस्य के रूप में उच्च पद पर शहर में प्रवेश करने की योजना बना रहा था। एक मंदबुद्धि व्यक्ति में भला नुक्ताचीनी करने की क्या जरूरत थी? छोटे गुलाम, तुम यहाँ मजाक के लिए हो, है ना? झाओ तेजू ने उपहास किया। वह ये यून को खुद को मूर्ख साबित करते देखने का इंतजार कर रहा था। ये यून को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह चुपचाप वहीं खड़ी रही। इसी समय झांग युक्सियन ने चयन प्रक्रिया शुरू की। झांग युक्सियन के चयन के मापदंड किसी को नहीं पता थे। सभी लोग इसके लिए अपनी पूरी ताकत जुटाकर इंतजार कर रहे थे। अध्याय 33, एक विशाल पैगोडा वृक्ष को खाना। आपकी उम्र कितनी है? झांग युक्सियन ने पहले व्यक्ति की ओर देखा, एक छोटा लेकिन गठीला आदमी। योद्धा प्रशिक्षण दल के सदस्य हटे कट्टे और सांवले रंग के थे। लियान कबीले में इस व्यक्ति का काफी रुतबा था। योद्धा प्रशिक्षण शिविर में भी वह सबसे बलवानों में से एक था। झांग युक्सियन द्वारा सबसे पहले परीक्षा लिए जाने पर वह खुद को सम्मानित महसूस कर रहा था और बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हे प्रभु, मैं इस साल 26 साल का हो गया हूँ। मैं 400 पाउंड का पत्थर उठा सकता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा। इतना भारी पत्थर मैं 4-5 बार खिलौने की तरह उठा सकता हूँ। अगर प्रभु मेरा अनुसरण करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाकर दिखाऊंगा। इस व्यक्ति ने आत्मविश्वास से अपना परिचय दिया। झांग युक्सियन ने उसकी शेखी बघारने वाली बातों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर उसमें युआंची का संचार करने लगा। जिसने स्वर्ग की आंखें खोल ली हो, वह एक नजर में किसी व्यक्ति की मांसपेशियों, नसों, हड्डियों को देख सकता है और वहां से यह निर्धारित कर सकता है कि वह व्यक्ति मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त है या नहीं। हालांकि झांग युक्सियन उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए उनकी चयन विधि ये थी कि वे किसी व्यक्ति में थोड़ी मात्रा में युआंची का इंजेक्शन लगाते थे और देखते थे कि वह व्यक्ति का शरीर इसे कैसे अवशोषित करता है। जिन लोगों में इसे अच्छी तरह से ग्रहण करने की क्षमता थी, उनका शारीरिक स्वास्थ्य उपयुक्त था। जिन लोगों में इसे ग्रहण करने की क्षमता कम थी, उनका शारीरिक स्वास्थ्य अनुपयुक्त था। थोड़े समय के प्रयास के बाद झांग युक्सियन अवाक रह गया। उसने जितना युआंची इंजेक्ट किया था, उसका 10% से भी कम हिस्सा उस व्यक्ति द्वारा अवशोषित किया गया था। ये लगभग 7-8% था। इस प्रतिभा को देखना असहनीय था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ पत्थर उठा सकते हो, इसलिए अपने दुश्मनों को हरा सकते हो? झांग युक्सियन ने उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा शरीर बेहद साधारण है, यह मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त नहीं है। झांग युक्सियन के शब्द उस आदमी के चेहरे पर ठंडे पानी की बाल्टी के छींटे की तरह थे। वह आत्मप्रशंसा करने वाला व्यक्ति भ्रमित हो गया। मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त नहीं? मैं मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त कैसे नहीं हो सकता? वह आदमी बेहद असंतुष्ट महसूस कर रहा था, लेकिन झांग युक्सियन की ठंडी निगाहों के संपर्क में आते ही वह एक पराजित मुक्केबाज की तरह पीछे हट गया। मैं बचपन से ही अपने साथियों से ज्यादा ताकतवर था। बड़ा होकर मैं 400 पाउंड का पत्थर का रोलर उठा सकता था। अगर मैं मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त नहीं होता तो क्या मैं इतना भारी पत्थर का रोलर उठा पाता? ये सारे विचार उस आदमी के दिमाग में घूम रहे थे। वह सालों से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था और झांग युक्सियन द्वारा उसे मार्शल आर्ट के लिए अनुपयुक्त बताना उसकी सारी मेहनत को बेकार कर देता था। बेशक उसने इस बात को अपने मन में ही रखा, क्योंकि उसमें झांग युक्सियन का विरोध करने का साहस नहीं था।
अभी यही रुको। झांग युक्सेन ने उसे तुरंत भेजने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि उसे वहीं रोक लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि झांग युक्सेन जानता था कि जंगल में चुनाव करते समय उसे मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। ऐसे कठिन वातावरण में इन लोगों के लिए विशेषज्ञ बनना मुश्किल था। जिस जनजाति में कोई विशेषज्ञ ना हो, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहेगी, और ऐसे में किसी विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति का जन्म होना बहुत ही असंभव है। लेकिन बहुत जल्द ही झांग युक्सेन को एहसास हुआ कि उसने विशाल जंगल में मौजूद लोगों की घटिया गुणवत्ता को कम करके आंका था। उसे समझ आने लगा कि सबसे बुरा जैसा कुछ नहीं होता, बस बदतर होता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, पहले की तरह अपनी बड़ाई करने वाला वह व्यक्ति वास्तव में बुरा नहीं माना जाने लगा। अंत तक पहुंचते पहुंचते उनमें से अधिकांश केवल 6-7% ही ग्रहण कर पाए। कुछ तो ऐसे भी थे जो केवल 4-5% ही ग्रहण कर पाए। यह एक भयावह दृश्य था। झांग युक्सेन को अपने मानकों को कम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अंततः उन्होंने फैसला किया कि जो लोग 6% से अधिक अवशोषित कर सकते हैं, वे पीछे रह सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम मुश्किल से ही इस श्रेणी में आते हो। झांग युक्सेन ने एक हटे कट्टे आदमी को असहायता से देखा और उसे मुश्किल से शब्द से ही वर्णित कर सका। जैसे जैसे वह जांच करता गया, उसकी निष्कासन दर लगभग 50% थी। लगभग 40 योद्धा तैयारी शिविर सदस्यों में से केवल लगभग 20 ही ऐसे मानकों के तहत अर्हता प्राप्त कर सके, जो स्पष्ट रूप से 30 लोगों के लक्ष्य से कम थे। लॉर्ड झांग वाकई सख्त हैं। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के वे सैनिक इतने मजबूत थे, लेकिन उनमें से आधे मारे गए। शुक्र है कि हम ऊपर नहीं गए, वरना ये बहुत शर्मनाक होता। कुछ ऐसे पुरुष जो पहले यी यून को पंजीकरण कराते हुए देखकर प्रयास करना चाहते थे, उन्होंने खुद को भाग्यशाली महसूस किया। इस तरह की चयन प्रक्रिया के तहत केवल एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति का ही चयन हो सकता था, और वे समझ गए थे कि झांग युक्सेन वास्तव में उन लोगों से संतुष्ट नहीं थे जो गुजर चुके थे। केवल इसलिए कि चुनने के लिए कोई और विकल्प नहीं था, उन्हें दोनों में से एक सेनापति चुनना पड़ा। ये बात समझ आने पर भी लियान चेंगयू की और भी अधिक प्रशंसा करने लगी। केवल लियान चेंगयू को ही बेहद अच्छा होने की प्रशंसा मिली। यूनेर, जियांग शियाओरू ने अपने नन्हे हाथों को पकड़ते हुए कहा। उसने चिंता से यी यून की ओर देखा। वह जानती थी कि यी यून पिछले कुछ दिनों से छुपकर मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी क्षमता योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों से भी ऊपर होगी। अगर झांग युक्सेन योद्धा प्रशिक्षण शिविर से उन लोगों को भी नहीं चुनता, तो वह यी यून को कैसे चुनेगा। जियांग शियाओरू अभी भी चौक के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी स्थिति बेहद असहज थी। भीड़ की निगाहें उस पर टिकी थीं। उसका भाई प्रारंभिक उम्मीदवारों में शामिल था। जियांग शियाओरू न तो पीछे हट सकती थी और न ही वहां खड़ी रह सकती थी। यी यून ने जियांग शियाओरू की चिंतित आंखों को देखा और अपने होठों को थोड़ा हिलाते हुए कहा, बहन शियाओरू, चिंता मत करो, मैं ठीक हूंगी। यी यून की बातें सुनकर झाओ तेजू जोर से हंस पड़ा। तुम बिल्कुल बकवास हो। मैं किसी भी आवारा कुत्ते को उठा लूं, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर होगा। भगवान झांग तो तुम्हें शिष्य बनाने की बजाय कुत्ते को ही चुन लेंगे। उस निंदनीय उपहास का सामना करते हुए यी यून केवल झाओ तेजू की आंखों में ठंडेपन से घूरते हुए कह सकी, तुम्हें बस अपनी परवाह करनी चाहिए। जहां तक मेरी बात है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, ये लड़का तो हद ही कर गया, मेरे खिलाफ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। अगर आज तुम्हारा चयन होता तो मैं गांव के प्रवेश द्वार पर लगे उस विशाल पैगोडा पेड़ को जड़ पौधों समेत उखाड़ कर खा जाता। ये कहते हुए झाओ तेजू जोर से हंस पड़ा। उसी समय झाओ तेजू के बगल में खड़ा एक और आदमी, जो योद्धा प्रशिक्षण शिविर का सदस्य था, ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो मैं गांव के प्रवेश द्वार पर लगे उस बड़े पत्थर के रोलर को खा जाऊंगा। हाँ, आप लोग तो वाकई बहुत विनोदी हैं। मैं भी आप लोगों की तरह ही इस रिवर का सारा पानी पी जाऊंगा। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के पुरुष उपद्रव करने लगे। यी यून ने असहाय होकर इन आदमियों को देखा और कंधे उचकाते हुए कहा, जो भी हो। इस समय तक झांग युक्सेन झाओ तेजू के पास पहुंच चुकी थी। झाओ तेजू ने अपनी मुस्कान मिटा दी और सीधी खड़ी हो गई। झांग युक्सेन ने झाओ तेजू के शरीर पर दबाव डालते हुए कहा, 28। झाओ तेजू ने जल्दबाजी में जवाब दिया, भगवान की आंखें वाकई बहुत बड़ी हैं, मैं तो सचमुच 28 साल का हूं। झांग युक्सेन ने झाओ तेजू को देखकर तेवर चढ़ाए, क्योंकि वह भी उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन संख्या कम होने के कारण उसने अनिच्छा से कहा, मुझे लगता है कि तुम न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हो। मैं तुम्हें संख्या पूरी करने के लिए रख लूंगा। झांग युक्सेन इस निष्कर्ष पर पहुंचने लगा था कि क्लाउड वाइल्डनेस में राज्य का चयन करना एक व्यर्थ प्रयास था। झाओ तेजू ने राहत की सांस ली और मुट्ठी भींचते हुए कहा, वाह, मैं पास हो गया। वह बहुत उत्साहित था और यी यून के सामने प्रदर्शन करने लगा। हालांकि उसने न्यूनतम मानक को मुश्किल से ही पूरा किया था, फिर भी वह पास हो गया। वह उच्च राजदूत के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाला था। जब उसकी तरक्की बहुत तेजी से होगी तो वह कई पत्नियों से शादी कर सकेगा और मानवता के शिखर की ओर अग्रसर होगा, जो यी यून जैसे कमजोर व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। इस समय झांग युक्सेन यी यून के सामने थी। सबकी निगाहें यी यून के शरीर पर टिकी हुई थीं। लियान चेंगयू ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम इससे कैसे बाहर निकलोगे। यह विचार उसके मन में आया, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा दिया। यी यून मानसिक रूप से विकलांग बच्चा था, इसलिए अपमानित होने पर भी यी यून को इसका एहसास नहीं होगा। मानसिक रूप से विकलांग बच्चे को बातों को समेटने की जरूरत नहीं थी। हंगामा करना तो आम बात थी। वह तो उपहास को भी प्रशंसा समझ सकता था। जब लियान चेंगयू के विचारों का सिलसिला इस निष्कर्ष पर पहुंचा तो वह अवाक रह गया। यह उस कहावत के समान था कि मूर्ख से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, वे केवल आपको अपने स्तर पर गिरा देंगे और अनुभव से आपको हरा देंगे। यी यून, ठीक है,
जैसे ही झांग युक्सिन ये यून के सामने खड़ा था। जी हाँ मेरे प्रभु, क्या आपने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है? झांग युक्सिन ने ये यून की ओर एक उदास नजर डाली। वह केवल बैंगनी रक्त स्तर पर था और ये यून के स्तर का अनुमान नहीं लगा सकता था, लेकिन उसने महसूस किया था कि ये यून के शरीर में एक शक्ति छिपी हुई है। प्रतिभावान होने के साथ साथ विनम्र भी होना। मैंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली है, ये यून ने सोच समझकर कहा। चोरी छिपे सबक सीखना भी ट्रेनिंग ही माना जाता है। हे भगवान, ये लड़का झूठ बोल रहा है। झाओ तेजू ने चुगली करते हुए कहा, मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि इस लड़के ने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है। ये यून ने झाओ तेजू को ऐसे देखा जैसे वह मंदबुद्धि हो। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हूँ? मैं कई बार कबीले के मैदान से गुजरा हूँ। मैंने प्रशिक्षक याओ द्वारा सिखाई गई कुछ चीजों का अभ्यास भी किया है। ये यून ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। यह उस दिन की तैयारी के लिए था जब उसे अपनी असली ताकत दिखानी होगी। इससे लोग उसे विलक्षण प्रतिभा वाला समझेंगे, जिससे बैंगनी क्रिस्टल के पकड़े जाने का खतरा कम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वह ये समझाने में असमर्थ होता कि उसे ये सभी कौशल कहाँ से मिले। तुमने छुपकर मार्शल आर्ट सीखी। ये यून की ये बात सुनकर न सिर्फ झाओ तेजू हंस पड़ा, बल्कि योद्धा प्रशिक्षण शिविर के बाकी सदस्य भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। वे झांग युक्सिन के सामने इतनी धृष्टता दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस समय तक चोरी छिपे मार्शल आर्ट सीखने के उसके गुप्त अपराध की जांच किसी ने नहीं की। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के एक सदस्य ने कहा, प्रशिक्षक याओ की ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट तकनीक इतनी गहरी है कि हम उनके हर कदम को देखकर भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। तुम जैसे मंदबुद्धि और शक्तिहीन बच्चे ने इसे छुपकर कैसे सीख लिया? भला तुमने क्या सीखा होगा? ये यून ने पलटवार करना उचित नहीं समझा। वह बस ये दिखाना चाहता था कि उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। इससे उसे अपनी असली ताकत दिखाने पर होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती थी। झांग युक्सिन ने ये यून के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे अपनी युआनची ऊर्जा प्रवाहित करते हुए विचारमग्न हो गया। झांग युक्सिन को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ये यून की बहादुरी की सराहना की, क्योंकि ऐसे हालात में किसी बच्चे का आगे आना दुर्लभ था। बेशक सराहना करना एक बात थी, लेकिन मार्शल आर्ट का अभ्यास केवल बहादुरी के बारे में नहीं होता। झांग युक्सिन द्वारा ये यून के शरीर में छोड़ी गई युआनची ने एक चक्र पूरा कर लिया और वह उत्सुकता से युआनची की वापसी की प्रतीक्षा कर रहा था, ये देखने के लिए कि कितनी मात्रा अवशोषित हुई है। उन्हें एहसास हुआ कि उनके द्वारा इंजेक्ट की गई युआनची का कोई निशान नहीं बचा था। यह क्या है? झांग युक्सिन ने हैरानी से देखा। ये कैसे हो सकता है? उसकी भौहें तन गईं क्योंकि उसे अपनी स्थिति पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने ये यून के शरीर में युआनची की एक और तीव्र धारा प्रवाहित की। युआनची की यह तीव्र धारा ये यून की नसों में ऐसे प्रवेश कर गई मानो किसी ब्लैक होल में प्रवेश कर गई हो। ये यून के हृदय से गुजरते ही यह बैंगनी क्रिस्टल में समा गई, एक बूंद भी शेष नहीं बची। तुम? झांग युक्सिन चौंक गया। उसने ये यून में जो युआनची डाली थी वह पूरी तरह से अवशोषित हो गई थी। झांग युक्सिन की भौहें फड़कती देख लियान चेंग्यू को समझ नहीं आया कि झांग युक्सिन नाराज हो गया है या नहीं। वह उदास चेहरे के साथ झांग युक्सिन के पास चला गया। लियान चेंग्यू के विचार झांग युक्सिन द्वारा किए जा रहे लियान कबीले की जांच के इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन अफसोस ये यून जैसे एक सनकी व्यक्ति ने इसे बिगाड़ दिया था। हालांकि वह लियान कबीले के लोगों को तुच्छ समझता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि बाहरी लोगों के सामने लियान कबीले को शर्मिंदगी उठानी पड़े। इससे दूसरे लोग उसे नीचा समझने लगेंगे। लियान चेंग्यू ने अनिच्छा से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, भोज तैयार है। क्या हम पहले भोजन करें? लियान चेंग्यू झांग युक्सिन का ध्यान भटकाना चाहता था और ये यून के साथ हुई घटना को छुपाना चाहता था। लेकिन अचानक झांग युक्सिन ने ये यून के कंधों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसने ये यून को ध्यान से परखा। क्या विशाल वन क्षेत्र में रहने वाली एक गरीब जनजाति ऐसी प्रतिभा को जन्म दे सकती है? इसके अलावा उसके सामने खड़े इस युवक में मार्शल आर्ट के प्रति साहस और समर्पण था। उसने सार्वजनिक रूप से खड़े होकर खुद को साबित कर दिया था। इसके अलावा उस युवक के भीतर छिपी हुई अपार शक्ति थी। इसी बात ने झांग युक्सिन की रुचि जगा दी थी। तुम बहुत अच्छे हो, वाकई बहुत अच्छे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने विशाल जंगल में बसी एक छोटी सी जनजाति में मुझे ऐसा अनमोल रत्न मिलेगा। झांग युक्सिन ने तारीफ करने में कोई कंजूसी नहीं की। उसकी आवाज दूर तक गूंजी और बुलंद थी। ये यून के बगल में झाओ तेजू बैठा था, जो ये यून के क्वालिफाई न कर पाने पर उसका मजाक उड़ाने के लिए तैयार था। अचानक उसकी आंखें ऐसे चौड़ी हो गईं जैसे किसी मुर्गे की गर्दन पकड़ ली गई हो। लॉर्ड झांग ने अभी क्या कहा? मैंने गलत तो नहीं सुना? लियान चेंग्यू, जो झांग युक्सिन को भोजन के लिए ले जाने की तैयारी कर रहा था, अवाक रह गया। उसे क्षण भर के लिए समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। स्थिति को न देख पाने वाले बाहरी घेरे में खड़े लोगों को पता नहीं था कि क्या हुआ था। झांग युक्सिन द्वारा किसी की प्रशंसा करते हुए सुनने के बाद उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। कौन? किसे इतनी बड़ी प्रशंसा मिली? बाहरी घेरे में खड़े लोग एक झलक पाने के लिए उछलने लगे। तुम्हारा शरीर बेदाग है। कम दर्जे का बैंगनी रक्त वाला बेदाग शरीर भी बेहद अच्छा होता है। एक बड़े कबीले में भी तुम्हारी सराहना होगी। सीमलेस बॉडी। लियान चेंग्यू समेत लोगों को सीमलेस बॉडी शब्द का पता नहीं था, लेकिन इससे उन्हें झांग युक्सिन के रवैये को समझने में कोई बाधा नहीं आई। बहुत बढ़िया, अंगर रत्न, एक बड़े समुदाय में भी सराहा जाने वाला। यहाँ तक कि अपनी कमजोर मानसिक प्रक्रियाओं के बावजूद झाओ तेजू भी जानता था कि ये उनके लिए झांग युक्सिन की प्रशंसा लियान चेंग्यू से कहीं अधिक थी। ये कैसे हो सकता है? झाओ तेजू को ऐसा लगा जैसे उसने 1 किलो गोबर खा लिया हो और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया।
योद्धा प्रशिक्षण शिविर के बाकी सभी सदस्य अचंभित रह गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। भाई वो जियांग शियाओरू की आंखों में पानी आ गया। वो अकेली ऐसी इंसान थी जिसने चाहा था कि यून कुछ बन जाए, लेकिन खुशी इतनी अचानक मिली कि उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने यून को बचपन से ही बढ़ते देखा था। उसे कभी नहीं लगा था कि यून प्रतिभाशाली है। क्या झांग युक्सियन की बात सच थी? जियांग शियाओरू को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। क्या लियान चेंगयू का मूल्यांकन भी उसके भाई के मूल्यांकन से कमजोर था? ये बच्चा मार्शल आर्ट का धुरंधर है। ये कैसे हो सकता है? लियान चेंगयू ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। झांग युक्सियन ने यून का और भी अधिक समर्थन किया था। लियान चेंगयू हमेशा से लियान कबीले का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह किसी को खुद से आगे निकलते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इसके अलावा दूसरा व्यक्ति एक युवा गुलाम था। यह महामहिम राजदूत जी, आप कहते हैं कि यह लड़का मार्शल आर्ट का धुरंधर है। क्या आपसे कोई गलती हो गई है? झांग युक्सियन की बातों पर सभी को संदेह हुआ, लेकिन केवल झाओ तेजू ही अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका और अवाक होकर पूछ बैठा। झांग युक्सियन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें मुझ पर शक है? ओह! झाओ तेजू चौंक गया। उसने जोर से सिर हिलाया। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। मुझ जैसे छोटे से इंसान की हिम्मत नहीं है। झांग युक्सियन ने झाओ तेजू की और ठंडी निगाह से देखते हुए कहा, मेरे पास सीमित समय है। 1 घंटे में चुने हुए लोग यहाँ इकट्ठा हो जाएं। मैं तुम्हें 3 दिनों तक मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दूंगा। इतना कहकर झांग युक्सियन चला गया। उसे स्वागत भोज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। झाओ तेजू, लियान चेंगयू और बाकी योद्धा तैयारी शिविर के लोग पूरी तरह से अचंभित होकर देख रहे थे। वे यून को ऐसे देखते थे मानो वह कोई विचित्र व्यक्ति हो। वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। यून ने प्रारंभिक चरण पास कर लिया था। उसे तो बहुत प्रशंसा भी मिली थी। भला ऐसा कैसे हो सकता है? यूनेर जियांग शियाओरू ने देखा कि लियान चेंगयू और उसके साथी यून को घूर रहे थे। वह उसकी चिंता में आगे बढ़ी और यून को अपनी ओर खींच लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उस भगवान ने कहा कि मैं मार्शल आर्ट के लिए उपयुक्त नहीं हूं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यह लड़का कोई हीरा है या क्या ही कुछ। मैं 400 पाउंड का पत्थर उठा सकता हूं। वह लड़का तो मुर्गी को भी मजबूती से पकड़ नहीं सकता। मेरी तुलना उससे कैसे हो सकती है? वह छोटा मोटा आदमी चिल्लाने लगा। उनके शब्दों को आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया मिली। क्या मैं उस बच्चे से मुकाबला नहीं कर सकता? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। इस बच्चे की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। योद्धा प्रशिक्षण शिविर में पहले तो काफी आत्मविश्वास था, लेकिन झांग युक्सियन की प्रारंभिक परीक्षा के दौरान वह सारा आत्मविश्वास धराशायी हो गया। केवल यून को ही उच्च प्रशंसा मिली थी। वे निश्चित रूप से असंतुष्ट थे। इस पर झाओ तेजू यून की ओर बढ़ते हुए बोले, बच्चे, इतना घमंड मत करो। मुझे नहीं पता कि लॉर्ड झांग को क्या हुआ था। तुम्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं है? तुम बचपन से ही बीमार रहे हो, एक नन्हे चूजे की तरह। तुम 50 पाउंड का पत्थर भी नहीं उठा सकते। जड़ी बूटी चुनते समय तुम लगभग मर ही गए थे। ऐसे व्यक्ति को मार्शल आर्ट का धुरंधर कहलाना? बिल्कुल नहीं। झाओ तेजू गलत नहीं थे। यून की उम्र के बच्चे 50 पाउंड के पत्थर उठा सकते थे, जबकि यून कुछ महीने पहले तक मुश्किल से 30 पाउंड ही उठा पाता था। यून को खुद भी निर्बाध शरीर के आकलन की उम्मीद नहीं थी। बैंगनी क्रिस्टल और मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश करने से प्राप्त तीव्र इंद्रियों के कारण यून ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि झांग युक्सियन क्या कर रहा है। उसने किसी व्यक्ति की प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए ऊर्जा का संचार किया था। यह ऊर्जा बैंगनी क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर ली गई, जिसके परिणामस्वरूप झांग युक्सियन को गलतफहमी हुई। ईमानदारी से कहें तो उनकी प्रतिभा के मामले में उनके शरीर की जन्मजात प्रतिभा कोई असाधारण बात नहीं थी। उनका शरीर बिल्कुल भी बेदाग नहीं था। एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट का शरीर यून की तरह इतना कमजोर नहीं होता। यदि किसी शरीर में ऊर्जा के प्रति उच्च आकर्षण होता है तो वह आसपास से अदृश्य रूप से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है, जिससे शरीर मजबूत हो जाता है। एक भूख से पीड़ित बच्चा जो विशाल जंगल में पला बड़ा हो, उससे कोई विलक्षण प्रतिभा की उम्मीद कैसे कर सकता है? बेशक, हालांकि यून इसे समझ गया था, उसने एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में अपनी उपाधि को स्वीकार करने का फैसला किया। अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए खुद को समझाने का यह एक अच्छा तरीका था। इतना कहकर यून ने झाओ तेजू की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा। यून को अपनी ओर देखते देख झाओ तेजू ने तिरस्कार भरी नजर से पलटकर कहा, क्या नाराज हो? अगर नाराज हो तो मुझसे लड़ो। मैं तुम्हें उंगली से कुचल दूंगा। अगर मैं एक अतिरिक्त बाल का इस्तेमाल करूं तो मैं तुम्हें जीतने दूंगा। झाओ तेजू भी गुस्से से आग बबूला था। वो यून को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन यून ने शांत भाव से उत्तर दिया, चाचा तेजू, क्या आपने विशाल पैगोडा वृक्ष को खाना समाप्त कर लिया है? एक ही वाक्य में जोरदार प्रहार। झाओ तेजू के व्यंग्यात्मक शब्द जो वह कहने की योजना बना रहा था, उसके गले में अटक गए। वह चुप रहा और उसकी आंखें जमीन पर पड़ी मरी हुई मछली की तरह टकटकी लगाए देखती रहीं। और वो योद्धा जो पहले आया था, क्या तुमने वो पत्थर का रोलर खा लिया है? ओह! और एक और व्यक्ति था जो ईस्ट रिवर का सारा पानी पीना चाहता था। यून ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका शरीर छोटा और पतला था, जबकि चेहरा अभी भी लड़कपन वाला था। वह किसी को नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं लगता था, लेकिन उसके हर शब्द में विनाशकारी शक्ति समाहित थी। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों ने तुरंत अपने बयानों से पल्ला झाड़ लिया। किसी ने भी अपने कहे की जिम्मेदारी नहीं ली। पूरे कबीले के सामने कहे गए उनके शब्द अब उन्हीं पर भारी पड़ गए थे। मेरे साथी योद्धाओं, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूं। मुझे भगवान झांग के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की तैयारी करनी है।
और युवा स्वामी लियांग चून की मुझे मार्शल आर्ट का अभ्यास करना है, तो क्या मैं वीरान हड्डियों के शोधन से छुट्टी ले सकता हूँ? ये यून ने गंभीरता से पूछा। लियान चेंगयू का चेहरा एकदम काला पड़ गया। भला वह मना कैसे कर सकता था? बिल्कुल, मार्शल आर्ट का अभ्यास करना ज्यादा जरूरी है। ये कहते हुए लियान चेंगयू को लगा जैसे उसकी आंतें मरोड़ उठी हो। अध्याय 34 जियांग शियाओरू की चेतावनी। ये यून और जियांग शियाओरू लगभग सभी ग्रामीणों की सुरक्षा में घर लौट आए। लियान कबीले के लिए यह बहुत बड़ी खबर थी कि यून ने परीक्षा पास कर ली है। एक गरीब बच्चे को एक उच्च राजदूत द्वारा चुना गया था और उसे मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। वह भविष्य में राज्य के चुनाव में भी भाग ले सकता है। इसे किसी भी शुभ संकेत से वर्णित नहीं किया जा सकता। आप कहते हैं, मैंने इस यून किड्डो को बड़ा होते देखा है। मुझे उसमें कभी कुछ खास नहीं लगा। क्या वह सच में मार्शल आर्ट का धुरंधर है और राज्य के चयन में भाग लेने जा रहा है? क्या यह सच है? चूंकि यह बात स्वयं उच्च राजदूत ने कही है, इसलिए इसमें कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। लेकिन मुझे संदेह है कि उनके पास राज्य के चयन की तैयारी के लिए पर्याप्त समय होगा। भले ही ये यून एक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति हो, फिर भी उसके सफल होने की कोई उम्मीद नहीं है। लियान कबीले के ग्रामीणों को पता था कि मार्शल आर्ट रातों रात हासिल होने वाली चीज नहीं है। राज्य की चयन प्रक्रिया बहुत ही उच्च स्तरीय थी। झांग युक्सियन का दिल जीत लेना वाकई में बहुत बड़ी किस्मत की बात थी। राज्य की चयन परीक्षा उत्तीर्ण करना उसके लिए दिवास्वप्न देखने के समान होगा। बच्चा चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, उसे, जिसने पहले कभी पढ़ा ही ना हो, विद्वतापूर्ण पुस्तकों का संग्रह देना व्यर्थ था। इससे वह 2 महीने में विद्वान बनने की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएगा। राज्य के चुनाव में भाग लेने के मामले में भी यही तर्क लागू होता था। लियान कबीले ने एक आम सहमति बना ली थी, जिस पर किसी को संदेह नहीं था। बहुत कोशिशों के बाद जियांग शियाओरू आखिरकार ये यून को घर ले आए। जियांग शियाओरू द्वारा आंगन का दरवाजा बंद करने के बावजूद कई लोग जियांग शियाओरू के घर में झांकने के लिए दीवारों पर चढ़ गए थे। गांव वालों के घरों की मिट्टी की दीवारें छोटी होने के कारण एक बच्चा भी आसानी से दीवारों पर चढ़ सकता था। परिणामस्वरूप जियांग शियाओरू के घर की दीवारों पर लोगों की एक कतार धंस गई। मिट्टी की दीवारें धंसने लगी, मानो वे गिरने ही वाली हो। जियांग शियाओरू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके मन में मिली जुली भावनाएं थीं। उसे अपने भाई पर गर्व था, लेकिन साथ ही साथ भविष्य की अनिश्चितता को लेकर डर और असमंजस भी था। जियांग शियाओरू जानती थी कि ये यून में केवल प्रतिभा थी, लेकिन ताकत की कमी थी। गांव वालों ने शायद गलतफहमी पाल ली होगी। उन्हें लगा होगा कि ये यून के जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ गया है। जियांग शियाओरू जानती थी कि इस विशाल जंगल में ताकत का बहुत महत्व है। प्रतिभावान व्यक्ति को अपनी ताकत को बढ़ाना ही पड़ता है, वरना वह बेकार हो जाती है। यूनेर, लॉर्ड झांग ने कहा था कि तुम्हारा शरीर बेदाग है। क्या तुम जानती हो कि बेदाग शरीर क्या होता है? जियांग शियाओरू ने ये यून के हाथ पकड़ रखे थे और वह बिस्तर के पास बैठी थी। ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, बहन शियाओरू, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको पता हो कि यह क्या है? हाँ, मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। एक निर्बाध शरीर का मतलब है कि शरीर में ऊर्जा का कोई रिसाव नहीं होता। ऐसा शरीर मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। सीमलेस बॉडी के भी स्तर होते हैं। सबसे निचला स्तर मॉर्टल ब्लड सीमलेस बॉडी है। मॉर्टल ब्लड क्षेत्र में रहते हुए कोई भी व्यक्ति बिना किसी रिसाव के रह सकता है, लेकिन पर्पल ब्लड स्तर पर पहुंचने पर ऐसा नहीं हो पाएगा। पर्पल ब्लड सीमलेस बॉडी में मॉर्टल ब्लड और पर्पल ब्लड दोनों क्षेत्रों में कोई रिसाव नहीं होगा, लेकिन उच्च स्तरों पर ऐसा करना असंभव हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आप इस समय किस स्तर पर हैं। जियांग शियाओरू की बातों पर ये यून आश्चर्यचकित रह गई और बोली, बहन शियाओरू, आपको इतनी जानकारी कैसे है? जियांग शियाओरू ने ये यून के सिर को छूते हुए कहा, जब मैं छोटी थी तब मेरे परिवार ने मेरी प्रतिभा का परीक्षण किया था, इसलिए मैंने वहां से कुछ सीखा था। निर्बाध शरीर का परीक्षण करने की प्रक्रिया बेहद जटिल थी। भगवान झांग के पास कोई व्यवस्था नहीं थी और उनकी साधना भी सीमित थी, इसलिए वे आपका परीक्षण केवल मोटे तौर पर ही कर सके। एक कबीले में निर्बाध शरीर वाले व्यक्ति का बहुत सम्मान होता है, लेकिन अगर आप केवल नश्वर रक्त निर्बाध शरीर वाले हों तो सम्मान सीमित ही रहेगा। हालांकि निर्बाध शरीर के उच्च स्तर अत्यंत दुर्लभ होते हैं। मुझे याद है परीक्षा के दिन मेरे एक चचेरे भाई जियांग मिंगजे ऋषि स्तर के निर्बाध शरीर वाले थे। पूरा परिवार बहुत खुश था और उन्होंने कई दिनों तक जश्न मनाया। उन दिनों कई विशिष्ट अतिथि आए थे, लेकिन विवरण मुझे अब ठीक से याद नहीं है। जियांग शियाओरू की बातें सुनकर ये यून दंग रह गई। सेज लेवल सीमलेस बॉडी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वह किस स्तर का था, लेकिन वह ध्वनि बहुत शक्तिशाली लग रही थी। और परिवार में इस तरह का संविधान बनाने में सक्षम होने के लिए जियांग शियाओरू किस प्रकार के कुल से संबंधित थी? ये यून जानती थी कि जियांग शियाओरू एक समृद्ध परिवार से थी। उसे बचपन से ही लिखना सिखाया गया था। उसने बहुत कुछ पढ़ा था, इसलिए उसे साधना का ज्ञान था। छोटे परिवारों के बच्चों के लिए ऐसा करना संभव नहीं था। ऐसे कबीले में जन्म लेने के बावजूद वह रहस्यमय तरीके से विशाल जंगल में शरण लेने के लिए कैसे मजबूर हो गई और अंततः उसी के परिवार द्वारा गोद ले ली गई। ये यून ने पूछे बिना नहीं रह सकी, बहन शियाओरू, आपका पारिवारिक वंश किस प्रकार का था? जियांग शियाओरू ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी छोटी सी भौहें सिकुड़ी और फिर सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अब कुछ याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि वह एक बड़ा पारिवारिक परिवार था। फिर मुझे याद है कि मैंने छोटी उम्र में ही पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था। मुझे वह आंगन याद है जहां मैं बचपन में रहती थी। उसके बाद की घटनाओं के बारे में मैं कोशिश करने पर भी कुछ याद नहीं कर पाती। जियांग शियाओरू की बातों ने ये यून की जिज्ञासा बढ़ा दी। क्या जियांग शियाओरू के परिवार में कोई बड़ा बदलाव आया था?
क्या इतने प्रतिभाशाली परिवार का विनाश हो सकता था जिससे वंश बिखर जाए? राजवंश उठते और गिरते हैं, परिवार बढ़ते और नष्ट होते हैं। इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। यूनेर, ये कपड़े मैंने सिले हैं, देखो ये तुम्हें फिट आते हैं या नहीं। इतना कहते हुए जियांग शियाओरू ने पुराने सामान में से नए सिले हुए कपड़ों का एक सेट निकाला। ये हरे कपड़े से बना था। ये बहुत खुरदुरा था क्योंकि क्लाउड वाइल्डनेस के लोग आमतौर पर लिनन के कपड़े पहनते थे। वे कपड़े मजबूत और टिकाऊ होते थे। ये यून हैरान रह गई। उनका परिवार इतना गरीब था कि उन्हें ताले की जरूरत ही नहीं थी। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। ये यून जैसे गरीब परिवारों के पास ताले नहीं होते थे। घने जंगल में धातु के ताले बहुत महंगे होते थे। एक गरीब परिवार की सारी संपत्ति एक ताले की कीमत से ज्यादा नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में जियांग शियाओरू को उसके लिए नए कपड़े बनाने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा कैसे मिल गया? ये यून को कपड़े मिले तो उसके मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। कपड़ा खुरदुरा होने के बावजूद सुरुचिपूर्ण और साफ सुथरा था। कपड़े के किनारों पर छोटी छोटी पिनें लगी हुई थीं। जियांग शियाओरू ने इसे एक एक टाँका लगाकर सिला था। सच कहूं तो कपड़ों की बनावट अच्छी नहीं थी बल्कि बेहद खराब थी। पृथ्वी पर ये यून ने सूती और रेशमी कपड़े पहने थे, उनकी तुलना में ये कपड़े सरासर अलग थे। लेकिन ऐसे कपड़े पहनने से ये यून को बेहद खास महसूस हुआ। जल्दी करो, इसे पहन लो। मैं इसे तुम्हें नए साल पर देना चाहता था, लेकिन आज तुम स्कूल के मैदान में मार्शल आर्ट का अभ्यास करोगे। ये खुशी का मौका है, इसलिए कुछ अच्छा पहनो। इससे दूसरे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। जियांग शियाओरू के शब्द गले में अटक गए। उसने गहरी सांस ली और अपने फटे पुराने कपड़े उतार दिए। फिर उसने नए कपड़े पहन लिए। जिस तरह काठी घोड़े को निखारती है, उसी तरह कपड़े इंसान की शख्सियत बनाते हैं। जियांग शियाओरू के कपड़े एकदम सटीक थे। हालांकि वे लिनन के बने थे, फिर भी वे यून के बढ़ते शरीर और मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद प्राप्त हुई आभा के साथ बखूबी मेल खा रहे थे। वे देखने में बेहद आकर्षक थे। जियांग शियाओरू ने यून को अपनी ओर खींचा और उसे चारों ओर से देखा, जिससे वह बेहद प्रसन्न महसूस कर रही थी। लेकिन उसे कुछ याद आया और उसने कहा, यूनेर, तुम्हें लॉर्ड झांग ने सराहा होगा, लेकिन लॉर्ड झांग 3 दिन में चले जाएंगे। उनका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए उनके लिए हमारी देखभाल करना मुश्किल होगा, इसलिए भविष्य में हमें खुद पर निर्भर रहना होगा। भगवान झांग भले ही कहें कि आप में बहुत प्रतिभा है, लेकिन प्रतिभा ही आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। परिपक्व होने से पहले ही आप किसी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। हाथी के दांत होते हैं, जबकि गैंडे के सींग होते हैं, इसीलिए उनका शिकार किया जाता है। भगवान झांग के मार्गदर्शन में अभ्यास करते समय अति न करें। संयमित रहना और सतर्क रहना ही सही तरीका है। खासकर लियान चेंगयू जैसे लोग, जिनकी सोच बेहद संकीर्ण है। अगर आप उनकी शोहरत छीनने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। जब तक लॉर्ड झांग यहाँ है, लियान चेंगयू कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन लॉर्ड झांग के जाने के बाद क्या होगा? लॉर्ड झांग को नहीं पता होगा कि लियान चेंगयू किस तरह का व्यक्ति है। नहीं उन्हें लियान कबीले की अंदरूनी बातों और तुम्हारे प्रति लियान चेंगयू की दुश्मनी के बारे में पता होगा। लॉर्ड झांग शायद कुछ मामलों में व्यस्त हैं और वे राज्य के चयन की प्रारंभिक प्रक्रियाओं के लिए यहाँ आए हैं। वे शायद इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे और लियान कबीले के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। उनसे तुम्हारी रक्षा की उम्मीद करना बहुत मुश्किल होगा, समझे? जियांग शियाओरू ने एक ही सांस में बहुत कुछ कह दिया, जिससे ये यून हैरान रह गई। जियांग शियाओरू के विचार विवेकपूर्ण थे। लोगों और दुनिया के बारे में उसकी समझ उसकी उम्र की लड़कियों से कहीं अधिक थी। एक सामान्य लड़की तो अपने भाई की प्रशंसा एक उच्च राजदूत द्वारा किए जाने की खबर सुनकर बेहोश हो जाती। वह घर पर रहकर उसे सलाह नहीं देती, बल्कि पड़ोसियों के पास जाकर अपने काबिल भाई की तारीफ करती। बहन शियाओरू, मुझे आपकी कही हर बात समझ आ गई, ये यून ने जियांग शियाओरू का हाथ थामे हुए कहा। चिंता मत करो, अगर मुझे लियान चेंगयू से निपटने का भरोसा नहीं होता तो मैं आज आगे नहीं आती। ये यून ने पंजीकरण कराने से पहले अपने विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार किया था। इसमें कोई शक नहीं था कि यून को झांग युक्सियन द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करनी ही थी। यह न केवल राज्य के चयन में प्रवेश के लिए एक आवश्यक शर्त थी, बल्कि झांग युक्सियन से कौशल सीखने का अवसर मिलने से यून की इसमें अत्यधिक रुचि थी। पहले ये यून ने याओ युआन से सबक चुराए थे, इसलिए उनकी प्रभावशीलता काफी कम हो गई थी। झांग युक्सियन द्वारा चयन प्रक्रिया के दौरान ये यून को आगे आना पड़ा। हालांकि ये यून केवल अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन झांग युक्सियन के सामने अपने वास्तविक प्रशिक्षण का खुलासा नहीं कर सकता था। झांग युक्सियन को ये यून के तुरुप के पत्ते का पता नहीं था, यहाँ तक कि लियान चेंगयू को भी नहीं। ये यून कुछ दिन पहले तक एक कमजोर बच्चा था, बिना किसी जड़ी बूटी या किसी के द्वारा कौशल सिखाए। ऐसे में उसका अचानक मेरिडियन क्षेत्र तक पहुंच जाना अविश्वसनीय था। अगर लियान चेंगयू ने झांग युक्सियन को इस बारे में बताया होता तो झांग युक्सियन को शक होता। उसके जैसा अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह प्रतिदिन तरह तरह की कीमती जड़ी बूटियां ही क्यों न खाए, इतनी तेज साधना गति हासिल नहीं कर सकता था। उस समय झांग युक्सियन को शायद ये भी शक हो सकता था कि उसके पास कोई रहस्य है। हालांकि झांग युक्सियन एक नेक इंसान लग रहा था, लेकिन सावधानी बरतना ही बेहतर था। एक नेक इंसान भी अपने सामने मौजूद विशाल खजाने के लालच में आकर भयानक काम कर सकता था। ये यून निश्चित रूप से बैंगनी क्रिस्टल को उजागर नहीं कर सकता था। अध्याय 35, सेना का मूलभूत कौशल। सुबह देर से ये यून विद्यालय के मैदान में पहुंची। झाओ तेजू और योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्य उत्सुकता से जल्दी ही वहां पहुंच गए थे। वे बड़े बड़े पत्थर के रोलर और चक्की के पत्थर लेकर आए थे। ये गवार लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन्हीं चीजों पर निर्भर रहते थे। यही वो चीज थी जिसमें वे माहिर थे और जिस पर उन्हें बेहद गर्व था।
इसलिए हालांकि झांग युक्सिन अभी तक नहीं पहुंचे थे, योद्धाओं की तैयारी शिविर के इन लोगों ने पत्थर के रोलर उठाना शुरू कर दिया था। आसपास कई ग्रामीण मौजूद थे। वे इस जीवंत दृश्य को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। अरे वाह, ये तो हमारा मार्शल आर्ट का उस्ताद है। चलो एक बार कोशिश करके देखो। झाओ तेजू ने यी यून को भीड़ से बाहर निकलते देखिए प्रदर्शन किया। पेन, एक जोरदार आवाज के साथ झाओ तेजू ने यी यून के सामने 500 पाउंड का पत्थर का रोलर फेंक दिया। क्या तुम में इसे आजमाने की हिम्मत है? झाओ तेजू ने यी यून को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। इन सभी लोगों के सामने झाओ तेजू ये साबित करना चाहता था कि यी यून को मार्शल आर्ट का प्रतिभाशाली खिलाड़ी माना जाना केवल बदकिस्मती से ही संभव हुआ था। भाई झाओ, आप उस पर बहुत सख्ती कर रहे हैं। वह 500 पाउंड का पत्थर का रोलर कैसे उठा सकता है? आओ छोटे भाई, क्यों न तुम इस छोटे से पत्थर के वजन को उठाकर देखो। एक अन्य व्यक्ति ने यी यून पर 200 पाउंड का पत्थर फेंका। उसने यी यून को अपमानित करने में झाओ तेजू की प्रशंसा की। उनके लिए तो यी यून के लिए 50 पाउंड उठाना भी मुश्किल होगा, 200 पाउंड की तो बात ही छोड़िए। भला वो मार्शल आर्ट का धुरंधर कैसे हो सकता है? यी यून ने उन्हें ऐसे देखा मानो वे मंदबुद्धि हो। उसे उनसे कोई मतलब नहीं था। वह मार्शल आर्ट में अपनी प्रतिभा साबित कर चुका था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग विश्वास करते हैं या नहीं। उसने उनके मन में यह विचार बैठाने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। इसके बाद उसे ठीक से साधना करनी थी। जब वह राज्य के चयन समारोह में अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करेगा तो ये स्वाभाविक ही होगा। यी यून का इरादा लियान चेंगयू से सीधे टकराव करने का नहीं था। लियान चेंगयू की साधना का स्तर उससे एक स्तर ऊपर था और उसे युद्ध का भरपूर अनुभव था। इसके अलावा लियान चेंगयू अकेला नहीं था, बल्कि याओ युआन और कुलपति जैसे कई लोग थे और उच्च वर्ग के अनेक लोग लियान चेंगयू का समर्थन करते थे। अगर सचमुच में बात बिगड़ जाए तो यही उनको लगता था कि उसकी वर्तमान ताकत बहुत कमजोर है। इसके अलावा उसकी एक कमजोरी भी थी, जियांग शियाओरू। झांग स्वामी यहाँ है। अचानक एक व्यक्ति ने धीमी आवाज में चिल्लाया। योद्धाओं की तैयारी शिविर के सभी सदस्य मुर्गियों की तरह इधर उधर भाग गए और पत्थर के रोलर उठाने लगे। हे हाँ, ये लोग वर्षों से पत्थर के रोलर उठा रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप एक सुरीली ध्वनि उत्पन्न हुई। माहौल पूरी तरह से जोश से भरा हुआ था। लियान चेंगयू के साथ झांग युक्सियन चौक के केंद्र की ओर चली। पुरुषों के चेहरे उत्साह से लाल थे। वे झांग युक्सियन को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें कुछ श्रेय मिल सके। इन सब में सबसे ज्यादा मेहनत झाओ तेजू कर रहा था। उसके चेहरे के भाव कह रहे थे, देखा तुमने, यही उसकी असली ताकत थी। वह 500 पाउंड के पत्थर के रोलर से भी खेल सकता था। भला वह एक छोटे बच्चे से कैसे कमतर हो सकता था? जरा ध्यान से देखिए, क्या आपने अभी कोई गलती की? यह दृश्य देखकर झांग युक्सियन का चेहरा उतर गया। उसकी सहनशीलता भी लगभग खत्म होने लगी थी। राज्य के उच्च अधिकारी अज्ञानता में थे और जंगल में राज्य का चुनाव कराना चाहते थे, और यह जिम्मेदारी उसे उठानी पड़ी। उसे लगा जैसे वह किसी बेकार व्यक्ति को प्रशिक्षण दे रहा हो। तुम सब निकम्मे लोग, मेरे लिए डटकर खड़े हो जाओ। झांग युक्सियन अचानक दहाड़ा। उसकी ध्वनि तरंगे बम की तरह आगे बढ़ी, जिससे योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्य डर गए। उन सभी ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। पेन पेन पेन। उनमें से कई लोगों ने पत्थर का रोलर जमीन पर गिराकर लगभग अपनी कमर तोड़ ली थी। झाओ तेजू और बाकी लोग थोड़े अचंभित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमेशा शांत और सौम्य स्वभाव वाले झांग युक्सियन पूरी तरह बदल जाएंगे। दरअसल जिन लॉन्ग वे एक सेना थी। एक यूनिट में प्रशिक्षक के तौर पर किसी को पीट कर मार डालना आम बात थी। झांग युक्सियन संयम बरत रहा था, क्योंकि वह इस तरह के घटिया काम में नहीं पड़ना चाहता था। दिमागी रूप से कमजोर इन निकम्मों को पीटना जिन लॉन्ग वेई के रूप में उसकी प्रतिष्ठा पर धब्बा होता। तुम सब मूर्ख हो। लियान कबीले की इस यात्रा के दौरान मैं तुम्हें केवल 3 दिनों के लिए ही कौशल सिखाऊंगा। मैं मूल रूप से तुम्हें मुक्केबाजी या शारीरिक चालन कौशल सिखाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे कार्यों और अज्ञानता को देखते हुए मुझे संदेह है कि मैं तुम्हें कोई कौशल पूरा सिखा पाऊंगा। झांग युक्सियन ने अपनी तीखी निगाहों से भीड़ पर नजर डाली। ऐसा लगा जैसे किसी चाकू ने उनके चेहरे को छूते हुए उनकी त्वचा को खरोंच दिया हो, जिससे खुजली होने लगी हो। झांग युक्सियन ने अपना शरीर घुमाया और विद्यालय के मैदान के एक कोने की ओर चल पड़ा। वहां एक लंबा और घना पेड़ खड़ा था। ये वही विशाल पैगोडा वृक्ष था जिसे झाओ तेजू ने ही उनका मजाक उड़ाते हुए खाने का वादा किया था। झांग युक्सियन विशाल शिवालयनुमा वृक्ष के सामने खड़ा था। उसने ऊपर देखा और अचानक वृक्ष की ओर एक प्रहार किया। काचा, एक तीखी आवाज गूंजी। झांग युक्सियन के हाथों से इस विशाल पैगोडा वृक्ष को काट डाला गया था। बहुत खूब। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के पुरुष ये दृश्य देखकर दंग रह गए। आसपास के ग्रामीण भी स्तब्ध थे और उनकी हंसी रुक नहीं रही थी। उन्होंने कौशल का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा था। लियान चेंगयू की भौहें तन गईं। अगर यह एक लात होती तो वह भी ऐसा ही कर पाता, लेकिन एक विशाल शिवालय के पेड़ को घास काटने की तरह सहजता से हाथ से गिरा देना शक्ति का एक चौंकाने वाला प्रदर्शन था। झांग युक्सियन ने हजारों पाउंड वजनी उस विशाल शिवालय वृक्ष को ऐसे घसीटा जैसे वह कोई लकड़ी का डंडा हो। उसने उस विशाल वृक्ष को योद्धाओं के प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों के सामने फेंक दिया। जब लोगों ने पेड़ को देखा तो उन्हें झांग युक्सियन के शब्द याद आ गए। झांग युक्सियन ने कहा था कि वह उन्हें एक हुनर सिखाएगा। क्या यह हाथ से काटने का हुनर था? ये सोचकर उनमें से कई लोग इसके बारे में पहले से ही अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये चाल वाकई शानदार थी। भले ही वे झांग युक्सियन की बराबरी न कर पाए, लेकिन उसकी शक्ति का 10वां हिस्सा भी बेहद प्रभावशाली होगा। आज मैं तुम्हें जो कौशल सिखा रहा हूं वह न तो कोई तकनीक है और न ही कोई युद्ध कौशल। यह एक रहस्यमय तकनीक है।
ये जिनलॉन्ग वेई का एक मूलभूत कौशल है, अनमोल। यदि तुम इसे अच्छी तरह सीख लो तो मार्शल आर्ट का मार्ग सुगम हो जाएगा और इससे तुम्हारे शरीर की शक्ति में बहुत वृद्धि होगी। इससे तुम्हारी जीवित रहने की क्षमता भी बढ़ेगी। झांग युक्सेन की बातों ने लोगों की जिज्ञासा जगा दी। इससे न केवल उनकी मार्शल आर्ट में मदद मिलती थी, बल्कि उनकी ताकत और यहाँ तक कि जीवित रहने की क्षमता भी बढ़ती थी। ये जिनलॉन्ग वेई का एक मूलभूत कौशल था। ये रहस्यमयी तकनीक वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। आखिर यह क्या थी? आप, झांग युक्सेन ने झाओ ताइजू की ओर इशारा किया, आगे बढ़ें। झाओ तेजू ने समझदारी से झांग युक्सेन के सामने कदम बढ़ाया। वह थोड़ा घबराया हुआ था और थोड़ा उत्साहित भी। इस रहस्यमयी तकनीक का प्रदर्शन आप ही करेंगे? ये शब्द सुनकर झाओ तेजू प्रसन्न हो गया। उसे एक अच्छा परिणाम मिल गया था। हा। झाओ तेजू मन ही मन 3 बार हंसा। झांग युक्सेन खुद उसे यह रहस्यमयी तकनीक सिखाने जा रहा था, तो क्या वह इसे अच्छी तरह से नहीं सीखेगा? हालांकि लॉर्ड झांग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मेरी सराहना की। यह तो अपेक्षित ही था, क्योंकि पूरे योद्धा प्रशिक्षण शिविर में मेरी ताकत सबसे अधिक है। आज के अभ्यास का लक्ष्य वह विशाल पैगोडा वृक्ष है, इसलिए मैं कम से कम एक ही बार में उसकी छाल का एक बड़ा टुकड़ा काट पाऊंगा। जब झाओ तेजू इसे आजमाने के लिए बेताब था, तभी झांग युक्सेन ने 2 झटकों में विशाल पैगोडा वृक्ष को 2 भागों में बांट दिया। इसके बाद झांग युक्सेन ने विशाल पैगोडा वृक्ष की ओर इशारा करते हुए झाओ तेजू से कहा, तुम इस विशाल पैगोडा वृक्ष को खाओ। इन शब्दों के साथ उत्तेजित झाओ तेजू लगभग लड़खड़ा गया और उसका सिर जमीन पर जा लगा। क्या बकवास है? इस विशाल पैगोडा वृक्ष को खाए? बड़े पैगोडा पेड़ को खाओ। पेड़ को खा जाओ, खाओ। झाओ तेजू के दिमाग में वे शब्द गूंज रहे थे। उसे झांग युक्सेन पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने इसे गलत नहीं सुना होगा। अध्याय 36, क्या सचमुच पेड़ को खाना पड़ेगा? ओह, क्या तुम नहीं समझते? झाओ तेजू को हिचकिचाते देख झांग युक्सेन का चेहरा ठंडा पड़ गया। झाओ तेजू अवाक रह गया। उसे लगा कि झांग युक्सेन उसे चिढ़ा रही है। क्या लॉर्ड झांग ने यी उनके उपहास को सुना था और जानबूझकर उसे चिढ़ा रहे थे? लेकिन चाहे वह कितना भी असंतुष्ट क्यों न हो, उसने झांग युक्सेन को जवाब देने की हिम्मत नहीं की। इस समय योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्य झाओ तेजू को दया भरी नजरों से देख रहे थे। वे जानते थे कि झाओ तेजू ने पहले ही उनसे क्या कहा था। उन्हें इतनी जल्दी प्रतिशोध मिलने की उम्मीद नहीं थी। झाओ तेजू की बदकिस्मती देखकर बड़े पत्थर के रोलर को खाने और पूर्वी नदी का पानी पीने के बारे में पैसे इकट्ठा करने वाले दोनों आदमी कांपने लगे। वे अपने मुंह पर थप्पड़ मारना चाहते थे। आखिर उन्होंने झाओ तेजू की इस पागलपन भरी हरकत में क्यों साथ दिया? शायद कुछ समय बाद उन्हें उनके कर्मों का फल मिल ही जाएगा। उस विशाल पैगोडा वृक्ष से 1-2 टुकड़े खाना तो संभव था, लेकिन उस पत्थर के रोलर को कोई कैसे खा सकता था? झाओ तेजू, तुम किस काम में समय बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें पेड़ खाने का आदेश दिया गया था, क्या तुमने नहीं सुना? लियान चेंगयू ने झाओ ताइजू की अनिच्छा देखी और उसे फटकार लगाई। लियान चेंगयू को कारण की परवाह नहीं थी। उसने तय किया कि चूंकि यह झांग युक्सेन का आदेश था, इसलिए उच्च राजदूत के किसी भी आदेश का पालन करना ही होगा। आखिरकार ये सिर्फ उसकी बदकिस्मती की वजह से तो नहीं था। मैं झाओ तेजू ने अपने कठोर चेहरे के बावजूद मन बना लिया। उसने कहा, मैं खाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। वह नीचे झुक गया और लकड़ी का एक टुकड़ा तोड़ लिया। झाओ तेजू ने आंसू रहित उदासी से लकड़ी के इस टुकड़े को देखा। लकड़ी के इस टुकड़े से तो घर बनाया जा सकता था। मेरे साथ दीमक जैसा बर्ताव किया जा रहा है। लियान चेंगयू का अमित चेहरा देखकर झाओ तेजू ने अपनी आंखें बंद करके लकड़ी के टुकड़े को अपने मुंह में ठूंसते हुए भाग्य के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। ये स्वाद अवर्णनीय आनंद था। झाओ तेजू को ऐसा लगा जैसे उसका गला फट रहा हो। उसने बड़ी मुश्किल से एक टुकड़ा निगला। उसने बेबसी से झांग युक्सेन की ओर देखा। उसकी नजर में था, क्या इतना काफी है? लेकिन झांग युक्सेन ने बस इतना कहा, जारी रखो। झाओ ताइजू लगभग बेहोश हो गया। वह पत्थर के रोलर उठाने, पेड़ काटने और ढेर लगाने में माहिर था, लेकिन लकड़ी खाना उसके लिए एक यातना थी। प्रभु झांग, मुझे ये रहस्यमयी तकनीक समझ नहीं आ रही। लियान चेंगयू ने पहले सोचा था कि झांग युक्सेन झाओ तेजू को चिढ़ा रहा है ताकि उसे आदेशों का पालन करने का महत्व समझ में आ जाए। लेकिन अब यह ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि झाओ तेजू को पेड़ खिलाना किसी रहस्यमयी तकनीक का हिस्सा था। अगर ऐसा है तो उसे भी कुछ समय बाद लकड़ी खानी पड़ेगी। इसलिए उसने पक्का करने के लिए पूछ लिया। लियान चेंगयू के प्रति झांग युक्सेन का रवैया बेहतर था। उन्होंने कहा, इस रहस्यमयी तकनीक को हाथी निगलने की तकनीक के नाम से जाना जाता है। ये पेट और पाचन शक्ति को प्रशिक्षित करने की तकनीक है। हाथी निगलने की तकनीक में निपुणता प्राप्त करने वाला व्यक्ति हर भोजन में जितना चाहे उतना खा सकता है। ऐसी अफवाह है कि कुछ लोग तो पूरा हाथी भी खा सकते हैं, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों के चेहरों पर एक भाव था। सीधे शब्दों में कहें तो हाथी को निगलने की यह तकनीक भोजन करने की एकमात्र तकनीक थी। क्या ये लालच से भरा कौशल नहीं है? क्या इसे एक रहस्यमय तकनीक माना जा सकता है? योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों के चेहरों के भाव देखकर झांग युक्सेन समझ गया कि वे क्या सोच रहे हैं। उन्होंने तिरस्कार पूर्वक कहा, आप लोगों की जानकारी चींटी के समान है। आप जिनलॉन्ग वेई के मूलभूत कौशल का मूल्यांकन करने की हिम्मत कैसे करते हैं? बिल्कुल हास्यास्पद। योद्धा के पेट को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। स्वस्थ हृदय और फेफड़ों से आप अधिक समय तक सहन कर सकते हैं और अधिक शक्ति से लड़ सकते हैं। लेकिन युद्ध कौशल साधना से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मजबूत पेट साधना में सहायक होगा। नश्वर रक्त योद्धाओं के लिए आप पत्थर के रोलर चला रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, पेड़ों और घरों पर चढ़ रहे होंगे। ये सारी ऊर्जा कहाँ से आती है?
यह आपके भोजन से आती है। अच्छी तरह से प्रशिक्षित पाचन शक्ति वाले कुछ योद्धाओं की भूख आश्चर्यजनक होती है। वे 3 दिनों में एक गाय को खा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा अवशोषित पोषण की मात्रा अधिक होती है। उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। झांग युक्सियन की आवाज बुलंद थी। ये यून उनके भाषण से प्रभावित हुई। वास्तव में एक योद्धा की ऊर्जा का उत्पादन अद्भुत था। यह ऊर्जा कहीं न कहीं से तो आती ही थी, और नश्वर रक्त योद्धाओं के लिए ऊर्जा का वह स्रोत उनके भोजन से ही आता था। भोजन ऊर्जा का स्रोत था। यदि कोई अधिक भोजन कर सके तो इसके स्वाभाविक लाभ होंगे। कुलीन परिवारों से आने वाले औसत प्रतिभा वाले बच्चों पर विचार करें। अधिकतर मामलों में उन्हें साधना के लिए निर्जन हड्डियों का सार नहीं दिया जाता था। उनकी शक्ति बढ़ाने का एकमात्र तरीका निर्जन पशु का मांस खाना था। अधिकांश लोग लगभग 4 किलोग्राम निर्जन पशु मांस से ही तृप्त हो जाते। इतनी भूख होने पर उनके लिए यह व्यर्थ था। वे चाहे तो पारिवारिक व्यवसाय संभाल सकते थे। कुछ ऐसे भी थे जो 100 किलोग्राम निर्जन पशु का मांस खा सकते थे और फिर भी उनके पास और खाने की जगह होती थी। सभी निर्जन पशुओं का मांस पचाया जा सकता था, जिससे उन्हें निहित सार प्राप्त हो सके। कड़ी मेहनत करके साधना करने से वे उच्च स्तर तक पहुंच सकते थे, इसलिए स्वस्थ पेट होना एक फायदा था। झांग युक्सियन की मूलभूत रहस्यमय तकनीक हाथी निगलने की तकनीक थी। ये कलाओं का अभ्यास करने की एक मूलभूत तकनीक थी। झांग युक्सियन ने आगे कहा, बड़े कबीलों के योद्धा वीरान जानवरों के मांस से हाथी निगलने की तकनीक का अभ्यास करते हैं। क्लाउड वाइल्डनेस में आपके पास इन सामग्रियों की कमी है, इसलिए आप अपना पेट भी नहीं भर सकते। फिर भी हाथी निगलने की तकनीक का अभ्यास करना उपयोगी है। मजबूत पेट होने से आप जो कुछ भी खाते हैं उसके पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर पाते हैं। आम लोग अपने द्वारा खाए जाने वाले 5 अनाजों को पचाते समय बहुत सारा सार तत्व बर्बाद कर देते हैं। इसका अधिकांश भाग मल के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। कुत्ते तो मानव मल भी खा लेते हैं। मल में कीड़े पनपते हैं और गोबर भर इन गोबर को गोल गोल गेंदों में बदल देते हैं, जिनका इस्तेमाल वे अपने अंडों को पालने के लिए करते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो पाते। यदि आप 5 अनाजों को पूरी तरह से पचा भी नहीं सकते तो कीमती खाद्य पदार्थों को खाने के बारे में सोचना भी मत। अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आप कीमती खाद्य पदार्थों को भी पचा नहीं पाएंगे। हाथी निगलने की तकनीक सीखने के बाद आप जो कुछ भी खाएंगे उसे पूरी तरह से पचा सकेंगे। अकाल पड़ने पर आप पेड़ों की छाल या गुवानीन मिट्टी, काओलिन, चीनी मिट्टी खाकर पचा सकते हैं, जिससे आपको जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषण मिलेगा। आज से आपके भोजन में वृक्ष की जड़ें, वृक्ष की छाल और गुवानीन मिट्टी शामिल होगी। भोजन करने के बाद मेरे बताए गए तरीके का पालन करते हुए हाथी निगलने की तकनीक का अभ्यास करें ताकि आपका पेट इन कठिन पचने वाले खाद्य पदार्थों को पोषक तत्वों में पचाने के लिए तैयार हो जाए। झांग युक्सियन की बातें सुनकर योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्य अवाक रह गए। क्या उन्हें वह खाना पड़ेगा? उन्हें 3 दिनों तक भोजन के रूप में केवल लकड़ी और गुवानीन की मिट्टी ही मिल सकती थी। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे झांग युक्सियन द्वारा खूंखार जानवरों का शिकार करके प्राप्त किए गए मांस का आनंद ले सकेंगे, लेकिन हकीकत बेहद क्रूर थी। खूंखार जानवरों के मांस के अलावा उन्हें चावल की खिचड़ी खाने की भी इजाजत नहीं थी। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों के चेहरे उदास थे। कोई भी उस पेड़ का फल नहीं खाना चाहता था। उन्हें कम से कम धीरे धीरे इस प्रक्रिया में ढलने की जरूरत थी। जब वे एक दूसरे को देख रहे थे तभी यून समूह से बाहर निकल आया। वह विशाल पैगोडा वृक्ष के सामने झुक गया, एक शाखा तोड़कर उसे पत्तों समेत निकल गया। कला का अभ्यास करना आनंद का साधन नहीं था, इसमें कष्ट, निराशा और जान जोखिम में डालना शामिल था। केवल मार्शल आर्ट ही नहीं, ये यून जानती थी कि पृथ्वी पर कलाबाजी, नृत्य या जूडो का अभ्यास करने वाले बच्चों को कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक बच्चे की पीठ पर घुटने टेक कर दबाव डालता था। इस तरह का दर्द कोई वयस्क सहन नहीं कर सकता था। इस विचित्र दुनिया में एक अद्वितीय विशेषज्ञ के पीछे अवर्णनीय प्रयास छिपे थे। लकड़ी या गुवानीन की मिट्टी खाना उनके लिए कुछ भी नहीं था। अध्याय 37, 12 चालें। यह देखकर कि यून ने सबसे पहले उसके निर्देशों का पालन किया, झांग युक्सियन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बाकियों की राय अलग थी। झाओ तेजू ने यून को पेड़ खाते हुए देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, लकड़ी खाना इतना आसान नहीं है। तुम भले ही हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं देख लूंगा कि बाद में तुम्हारी मौत कैसे होती है। जब लोगों को अकाल का सामना करना पड़ा तो उन्होंने घास की जड़ें और पेड़ों की छाल खाए, लेकिन किसी ने भी लकड़ी, विशेषकर कच्ची कठोर लकड़ी खाने की कोशिश नहीं की। दीमक या छेदक कीटों के अलावा दुनिया में बहुत कम जानवर लकड़ी खाते थे। लकड़ी में मौजूद रेशे ऐसी चीज नहीं थे जिसे पेट पचा सके। जाओ, कुछ गुवानीन मिट्टी खोद कर लाओ, झांग युक्सियन ने आदेश दिया। गुवानीन मिट्टी असल में मैग्नीशियम सिलिकेट थी। किसी को नहीं पता था कि इसे गुवानीन मिट्टी क्यों कहा जाता था। शायद अकाल के समय लोग गुवानीन देवी से मदद मांगते थे। ये मिट्टी पेट भर देती थी, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। लेकिन असल में गुवानीन मिट्टी एक विष थी। कम मात्रा में ये हानिकारक नहीं थी, लेकिन थोड़ी अधिक मात्रा लेने पर अपच हो जाता था। इसे शरीर से बाहर निकालना असंभव हो जाता था और अंततः पेट फूलने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। संयोगवश लियान जनजाति के पास ऐसी सामग्री थी। कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर लोगों को पता था कि गुवानीन मिट्टी जानलेवा हो सकती है तो वे इसे क्यों खाते थे। ये स्थानीय लोगों की अज्ञानता के कारण था। उनका मानना था कि यदि उनका हृदय सच्चा हो तो उन्हें गुवानीन से मुक्ति प्राप्त होगी। दूसरा कारण ये था कि गुवानीन की मिट्टी पेड़ की छाल और घास की जड़ों से कहीं अधिक स्वादिष्ट थी। इसका रंग, रूप और स्वाद आटे जैसा था। अत्यधिक भूख के कारण कुछ लोग लालच में आकर इसे अधिक खा लेते थे और इसी से उनकी मृत्यु हो जाती थी।
गुवानेइन की मिट्टी को खोदकर निकाला गया और एक ढेर में जमा कर दिया गया। गुवानेइन की यह मिट्टी यहाँ के नागरिकों द्वारा लाई गई थी। लियान कबीले के नागरिक तमाशबीन बनकर तमाशा देख रहे थे। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के लोगों को गुवानेइन की मिट्टी खाते देख दर्शक चिंतित हो गए। थोड़ी सी गुवानेइन की मिट्टी खाना तो ठीक था, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में मिट्टी खाने के परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। शुरू करो, झांग युक्सियन ने हल्के स्वर में कहा। ये यून ने बिना झिझक के गुवानेइन मिट्टी को बड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दिया। इसका कोई खास स्वाद नहीं था, बस थोड़ी मलाईदार थी। गुवानेइन की मिट्टी लकड़ी की तुलना में निगलने में कहीं अधिक आसान थी। ये यून की हरकतें देखकर योद्धा प्रशिक्षण शिविर के लोग चुप नहीं बैठ सके। उन्होंने हिम्मत जुटाई और खाना शुरू कर दिया। उन्हें यकीन था कि झांग युक्सियन उन्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आया था। हालांकि उसे खाना बहुत बुरा था, लेकिन कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्हें यह सब सहना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, झांग युक्सियन ने यह कहकर उस विचार को ध्वस्त कर दिया, हाथी निगलने की तकनीक सीखना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग जिन्होंने हाथी निगलने की तकनीक का अभ्यास करने के लिए गुवानेइन मिट्टी खाई, वे पेट फूलने से मरने से पहले इसे सीख नहीं पाए। क्या? झांग युक्सियन की बात सुनकर उन्होंने जो हिम्मत जुटाई थी वह चकनाचूर हो गई। यदि आप हाथी निगलने की तकनीक में महारत हासिल नहीं कर सकते तो इस सारी लकड़ी और गुवानेइन मिट्टी को खाने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस तकनीक को सीखने से मृत्यु हो सकती थी। उन्हें लगा था कि उन्हें कष्ट तो सहना पड़ेगा, लेकिन ये जानलेवा नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ने साबित कर दिया कि उनका अनुमान गलत था। झाओ तेजू और उसके साथियों के हाव भाव देखकर झांग युक्सियन ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, क्या आपको लगता है कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करना दूसरों को दावत देना और अच्छा समय बिताना है, और इससे आप कोई अद्वितीय कौशल सीख लेंगे? जब कोई योद्धा विद्या का अभ्यास करता है तो उसे यह समझना होगा कि उसे लगातार मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। जिन लॉन वेई के सदस्यों के सामान्य प्रशिक्षण में भी अक्सर मौतें होती हैं। अपने शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेले बिना आप सफलता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मार्शल आर्ट्स का मार्ग रहस्यमयी भूमियों में प्रवेश, प्रतिशोध, खजाने के लिए होड़, भीतर के शैतान का नाश, मृत्यु से बचना, त्रासदियों से जूझना। इनमें से किसमें मृत्यु नहीं है? आप अभी शुरुआती दौर में हैं। अगर आप गुवानेइन की मिट्टी खाने की हिम्मत नहीं करते तो मार्शल आर्ट्स का अभ्यास न करें। बस इस विशाल वीरान जंगल में मर जाए। झांग युक्सियन की इन लोगों से अब कोई मांग नहीं थी। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हाथी निगलने की तकनीक सीखने वाले नौसिखिए को कितनी मात्रा में गुवानेइन मिट्टी या लकड़ी का सेवन करना चाहिए। किसी व्यक्ति को कितना खाना चाहिए, ये तय करना उसके साहस पर निर्भर करता है। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे अनजाने में ही अपने खाने की गति धीमी करने लगे। ये यून कुछ देर के लिए रुका। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वह उन शब्दों से अप्रभावित होकर लगातार खाना खाने लगा। झांग युक्सियन ने ये यून को देखा और सिर हिलाया। ये साहस प्रशंसनीय था। झाओ तेजू और उसके साथियों ने स्वाभाविक रूप से देखा कि यून लगातार लकड़ी और गुवानेइन की मिट्टी खा रहा था। झाओ तेजू ने द्वेषपूर्ण ढंग से फुसफुसाया, वह छोटा कमीना अभी तो दिखावा कर रहा है, लेकिन बाद में फटकर मर जाएगा। उस मूर्ख की बातों पर ध्यान मत दीजिए भाई झाओ, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। ज्यादा मत खाए, आधा पौंड नहीं, 4 से 5 औंस काफी होगा। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के पुरुषों ने अपने भोजन की मात्रा का सावधानीपूर्वक आकलन करना शुरू कर दिया। वे इसे उसी तरह कम मात्रा में खाते थे जैसे कोई लालची बच्चा केक को पूरा खत्म करने से कतराता है। भाई झाओ, अपनी क्षमता से अधिक बोझ मत उठाओ। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हम इसे लगातार करते रहेंगे। हम भगवान झांग को अपनी मार्शल आर्ट प्रतिभा दिखाएंगे। भला हम एक छोटे बच्चे का मुकाबला कैसे नहीं कर सकते? योद्धा प्रशिक्षण शिविर के पुरुषों ने अपना गुस्सा दबा लिया। झांग युक्सियन ने उन्हें नीचा दिखाया था और उनके शब्दों से यह आभास होता था कि उन्होंने उन्हें केवल संख्या पूरी करने के लिए चुना था। वे इस बात को मान तो गए थे, लेकिन वे झांग युक्सियन द्वारा ये यून जैसे बीमार बच्चे के बारे में दिए गए उच्च मूल्यांकन से सहमत नहीं हो सके। उन्हें लगा कि वे झांग युक्सियन के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए पत्थर के रोलर उठा सकते हैं। यह उनकी खासियत थी, जहां वे दिखावा कर सकते थे और आसानी से ये उनको हरा सकते थे। यह मजेदार होता, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि खेती के लिए उन्हें पेड़ खाना पड़ेगा। ये तो अचानक आए किसी बिजली के झटके जैसा था। ये तो बस लकड़ी और गुवानेइन की मिट्टी खा रही है। डरने की क्या बात है? चलो खाओ, हमें ये यून से आगे निकलना है। आखिर ये छोटी सी लड़की तो बस खेलने आई है। झाओ तेजू सोचते सोचते और भी ज्यादा पागल हो गया। अगर बाकी लोग खाने की हिम्मत नहीं करते तो वह जानबूझकर ज्यादा खाएगा। उसे यकीन नहीं था कि वह हाथी निगलने की तकनीक नहीं सीख पाएगा। इस समय तक ये यून लगभग 1 किलोग्राम गुवानेइन मिट्टी बड़े आराम से खा चुका था। गुवानेइन मिट्टी उसके पेट में फैलने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पेट में शीशे का एक बड़ा टुकड़ा ठूस दिया गया हो और वह नीचे गिर रहा हो। ये यून के पेट में दर्द होने लगा। इस तरह का दर्द शुरुआत में स्पष्ट नहीं होता, लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि लोगों की दर्द से मौत भी हो जाती है। अचानक ये यून ने एक आवाज सुनी, मेरे पीछे आओ, ये 12 चालें करो। ये यून ने अपना सिर उठाया और देखा कि झांग युक्सियन सबके सामने खड़ा है। झांग युक्सियन की निगाहें उस पर टिकी थीं और उसके चेहरे पर हौसला बढ़ाने वाली मुस्कान थी। इतना कहकर झांग युक्सियन चलने लगी। झांग युक्सियन की गतिविधियों का वर्णन करना कठिन था। उनकी हरकतें धुंधली सी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दूसरे अंतरिक्ष समयायाम में खड़े हो, बाहरी दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह कट गया हो। उन्होंने हर एक चाल का प्रदर्शन किया। हर चाल बेहद विचित्र थी, लेकिन जब सभी क्रियाएं आपस में जुड़ती थीं तो एक सहज और स्वाभाविक एहसास होता था।
झांग युक्सियन की गति में उतार चढ़ाव होता रहता था। उसमें एक ऐसा आकर्षण था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। ये दृश्य लोगों की आंखों में दिखाई दिए, लेकिन ऐसा लगा मानो वे किसी ऐसी परछाई को देख रहे हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। यह एक भ्रम जैसा लग रहा था। स्वप्निल, ये यून को अचानक कुछ सूझा। उसे ऐसा लगा जैसे वह झांग युक्सियन की हरकतों को देखकर सपना देख रहा हो। सपने में जो चीजें देखी गईं, जो शब्द कहे गए, वे सब बहुत वास्तविक और स्पष्ट थे। सपनों में अत्यंत रचनात्मकता संभव थी, जिससे सुंदर कविताएं रची जा सकती थीं। सपने में ऐसा महसूस होता था कि उसकी साहित्यिक प्रतिभा उत्कृष्ट थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी भी यह याद नहीं रख पाता था कि क्या लिखा या कहा गया था। जागने पर सब कुछ भुला दिया जाएगा। झांग युक्सियन की हरकतों को देखकर ये यून के मन में एक अजीब सा विचार आया। क्या हाथी निगलने की तकनीक सिर्फ एक बुनियादी कौशल है? मुझे ये ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट से कहीं बेहतर क्यों लगती है? ये यून को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इस समय तक झांग युक्सियन अपना अभ्यास पूरा कर चुका था। हालांकि उसे अधिकांश चालें याद नहीं थी, लेकिन ये यून जानता था कि झांग युक्सियन ने चालों का पूरा सेट 3 बार किया था। ठीक है, ये हाथी निगलने की तकनीक की 12 क्रियाएं हैं। इन्हें इसी तरह करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको हाथी निगलने की तकनीक में थोड़ी सफलता मिलेगी और गुवानेन की उस थोड़ी सी मिट्टी को पचाना मुश्किल नहीं होगा। क्या? झांग युक्सियन की बातें सुनकर झाओ तेजू और उसके साथी आंखें फाड़कर देखने लगे। झांग युक्सियन ने अभी क्या किया? उन्हें बस एक धुंधलापन दिखाई दिया। झांग युक्सियन का शरीर कांप उठा, जिससे कुछ धुंधली छवियां बन गईं, और फिर वह वापस वहीं खड़ा हो गया। उनमें से कुछ सोच रहे थे कि कहीं उन्हें चक्कर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें दोहरी छवि दिखाई दे रही थी। वे स्थिति को समझ नहीं पाए। उनके लिए झांग युक्सियन की गतिविधियों पर नजर रखना असंभव था। क्या समस्या है? योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों के उदास चेहरों को देखकर झांग युक्सियन ने पूछा। एक सवाल। झाओ तेजू ने घूंट भर लार निगलते हुए बड़ी मुश्किल से अपना सवाल पूछा। अगर हम आपकी हरकतों को नहीं समझ पाए, तो फिर उस गुवानेन की मिट्टी और लकड़ी का क्या होगा जिसे हमने अभी खाया है? झाओ तेजू को निराशा महसूस हुई। ये बहुत जटिल था। वह चालों को भी नहीं समझ पा रहा था। उसके लिए 3 दिनों में इसे सीखना असंभव था। ओह! झांग युक्सियन ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें झाओ तेजू के बेवकूफी भरे सवाल से कोई मतलब नहीं था और उन्होंने कहा, शौचालय जाते समय उंगली या किसी औजार से खोदना, शायद बच जाओ। याद रखना, पानी मत पीना। झांग युक्सियन की बात खत्म होते ही झाओ तेजू और उसके साथियों को अचानक ऐसा लगा जैसे उन्होंने 1 किलो गोबर खा लिया हो, वो भी ऐसा गोबर जो कई दिनों से आंतों में सड़ रहा हो। वह भाव अवर्णनीय था। अध्याय 38 आकर्षण। धत्तेरे की, क्या वो मुझे चिढ़ा रहा है? झाओ तेजू बुरी तरह से हैरान रह गया। ये कोई हाथी निगलने की तकनीक नहीं है, ये तो एक मजाक है। योद्धाओं की तैयारी शिविर के कई सदस्यों ने पहले ही अपनी उंगलियों से अपने गले खोदना शुरू कर दिया था, इस उम्मीद में कि वे गुवानेन की मिट्टी और लकड़ी को उल्टी करके बाहर निकाल देंगे जिसे उन्होंने अभी अभी खाया था। लेकिन यह व्यर्थ था। गुवानेन मिट्टी बेहद चिपचिपी थी। पेट में पहुंचते ही वह नीचे धंस गई और जम गई। इस आखिरी टुकड़े को उल्टी करके बाहर निकालना मुश्किल साबित होगा। हालांकि योद्धा प्रशिक्षण शिविर के पुरुषों ने अपने पेट के रस को उल्टी करके बाहर निकाल दिया था, लेकिन लकड़ी के कुछ ही टुकड़े निकले। गुवानेन की मिट्टी अभी भी उनके पेट में मजबूती से जमी हुई थी। क्षण भर के लिए सभी पुरुष एकदम स्थिर हो गए। लॉर्ड झांग, कृपया मजाक करना बंद करें। मैं तो आपकी हरकतें भी नहीं देख पाया। आंसू भरी आंखों से उन आदमियों ने कहा। कोई इस तरह की गतिविधि कैसे सीख सकता है? योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्यों की शिकायतें सुनकर झांग युक्सियन उदासीन रहा। उसने हाथी निगलने की तकनीक के 12 अभ्यास फिर से किए। हालांकि इस बार उसने धीमी गति से अभ्यास किया, जिससे योद्धा प्रशिक्षण शिविर के लोग इसे बेहतर ढंग से देख सके। लेकिन ये यून ने महसूस किया कि जब झांग युक्सियन ने अपनी गति धीमी की तो उसकी चालों में एक आकर्षण की कमी थी, और यही आकर्षण इन सभी चालों का मूल तत्व था। मुझे कोशिश करने दीजिए। इस समय लियान चेंग्यू आगे बढ़ी। लियान चेंग्यू पहले ही काफी मात्रा में गुवानेन की मिट्टी और लकड़ी खा चुका था। लियान चेंग्यू में कुछ हद तक विवेक क्षमता तो थी ही। उसने झांग युक्सियन द्वारा किए गए हाव भाव को बमुश्किल ही प्रदर्शित किया, लेकिन वास्तव में उसके हाव भाव बिल्कुल भी सही नहीं थे। बेशक ये बात सिर्फ यून ही बता सकती थी। जहां तक झाओ तेजू और उनके साथियों की बात है, वे प्रशंसा से भरे हुए थे। युवा स्वामी लियान ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। वाह, आपने ये करतब कैसे किए? झाओ तेजू और उनके साथी प्रशंसा करने लगे। वे सचमुच लियान चेंग्यू के प्रति श्रद्धा से भर उठे थे। लियान चेंग्यू का ये कारनामा वाकई अद्भुत था। लेकिन झांग युक्सियन ने लियान चेंग्यू की ओर देखा और हल्के से कहा, इसका कोई खास महत्व नहीं है। इस मूल्यांकन को देखकर लियान चेंग्यू को हार का एहसास हुआ। चालें बहुत कठिन थीं और उसे लगा कि उनका नकल कर पाना वाकई सराहनीय था। लेकिन झांग युक्सियन ने इसे केवल मामूली ही माना। उनके मानदंड बहुत ऊंचे थे। लियान चेंग्यू को हमेशा अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि यह उसकी असफलता की वजह से नहीं, बल्कि झांग युक्सियन के अत्यधिक सख्त मानकों के कारण था। झांग युक्सियन प्रशंसा करने में भी उदार नहीं थे। इसी क्षण लियान चेंग्यू ने देखा कि झांग युक्सियन की निगाहें ये यून पर टिकी हुई थीं। ये यून ने मानो सम्मोहन में आकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। लियान चेंग्यू ने उपहास करते हुए कहा, इतनी लकड़ी और गुवानेन की मिट्टी खाने के बाद बच्चे के पेट में अभी दर्द हो रहा होगा। हाथी को निगलने की यह तकनीक इतनी कठिन थी, इसके सारे करतब रहस्य से भरे थे। 12 साल का बच्चा इसे कैसे सीख सकता था? यही सबसे अच्छा होता कि पेट फटने से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती। ये यून के लिए झांग
युक्सियन की उच्च प्रशंसा के कारण लियान चेंगयू ने ये यून के साथ बहुत शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया। ये यून पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ था। कुछ समय बाद ये यून का मन लियान चेंगयू की चालों को देखने से उब गया। इसकी वजह ये थी कि लियान चेंगयू मुश्किल से ही कुछ चालों का मुकाबला कर पा रहा था, और ये यून को एहसास हुआ कि उन्हीं चालों में एक खास आकर्षण की कमी थी। इस बिंदु पर ये यून को कुछ एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा। ये यून के मन में झांग युक्सियन की हरकतें एक फिल्म की तरह बार बार दोहराई जा रही थीं। मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये यून की पांचों इंद्रियां अत्यंत तीव्र हो गईं। हालांकि झांग युक्सियन की हरकतें तेज थीं, फिर भी ये यून कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में कामयाब रही। 2 जन्मों का अनुभव होने के कारण उनकी बोध क्षमता अत्यंत तीव्र थी। बैंगनी क्रिस्टल और उनकी नसों के पोषण से उनकी आंखें परिपूर्ण हो गई थीं, जिससे झांग युक्सियन की मानसिक गतिविधियों को वे और भी स्पष्ट रूप से समझ पा रहे थे। पहले उनका बाहरी रूप साकार हुआ और धीरे धीरे उनकी प्रत्येक गतिविधि से वह आकर्षण निकलने लगा। ये यून को एहसास हुआ कि हाथी को निगलने की तकनीक बेहद रहस्यमय थी। पहले उन्हें ऐसा भोजन खाना पड़ता था जिसे पचाना कठिन हो और जिसे शरीर से बाहर निकालना असंभव हो। फिर उन्हें अपने पेट और आंतों को प्रशिक्षित करने के लिए रहस्यमय युक्तियों का एक समूह अपनाना पड़ता था। अगर कोई मुद्राओं पर ध्यान दे तो इन चालों का आकर्षण कम हो जाएगा। यदि कोई आकर्षण को प्रतिबिंबित करना चाहता है तो मुद्राएं सटीक नहीं रह जाएंगी। ये रहस्यमय तकनीकों का एक अनूठा समूह था। ये यून के मन में ऐसा विचार आने लगा। उसे लगा कि हाथी निगलने की तकनीक ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट से कहीं अधिक रहस्यमय है। लेकिन जिन लॉन्ग वेई की एक मूलभूत कला आम लोगों के बीच इतनी व्यापक रूप से क्यों फैली हुई है, इस बारे में सोचने का समय नहीं था। ये यून ने अपनी यादों के अनुसार अपने हाथ आगे बढ़ाना शुरू किया। अचानक ये यून हिलने लगा। अपनी आंखें थोड़ी बंद करके और दिशा का कोई ज्ञान न होते हुए उसने अपनी यादों में मौजूद रहस्यमय भावनाओं का उपयोग करके झांग युक्सियन की हरकतों को दर्शाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये यून के विचारों की श्रृंखला स्पष्ट होती गई और उसकी गति बढ़ती गई। जो लोग ये यून को देख रहे थे उन्हें केवल ये यून की धुंधली परछाई ही दिखाई दी। झांग युक्सियन की आंखें अचानक चमक उठीं। ये यून ने अपने पहले अभ्यास में ही हाथी निगलने की तकनीक के आकर्षण का कुछ अंश प्रकट करने में कामयाबी हासिल कर ली। इसका किसी के अभ्यास या शारीरिक क्षमता से कोई लेना देना नहीं था, केवल व्यक्ति की बोध क्षमता ही मायने रखती थी। हाथी निगलने की तकनीक की सबसे बड़ी कठिनाई इसे समझना था। झांग युक्सियन को इस तकनीक के पीछे छिपे आकर्षण को समझने में काफी समय लगा। उस दौरान उन्हें भी गुवानाइन की मिट्टी खाने का कष्ट सहना पड़ा था। इस बच्चे ये यून का दिमाग असाधारण रूप से तेज था। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सभी पुरुष ये यून की हरकतों को देखकर दंग रह गए। वे हाथी निगलने की तकनीक के पीछे छिपे रहस्य को नहीं समझ पाए, लेकिन चाहे वे कितने भी नासमझ क्यों न हो, वे जानते थे कि यून इसे यूं ही लापरवाही से नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें भी ये यून की हरकतों में एक रहस्यमय भ्रम दिखाई दे रहा था। ये बच्चा, वे लोग दंग रह गए। उन्हें ये यून की चालों की सटीकता का आकलन करने की आवश्यकता नहीं थी। झांग युक्सियन की आंखों से ही वे एक अधिक निराशाजनक वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए बाध्य थे। ये यून हाथी निगलने की तकनीक का प्रदर्शन कर सकता था। ये कैसे हो सकता है? एक नीची जाति में जन्मा ये छोटा सा गुलाम भगवान झांग के 2 बार प्रदर्शन करने के बाद ही उनकी चालें सीख गया। झाओ तेजू और उनके साथियों को नहीं पता था कि झांग युक्सियन ने कितनी बार चालें दिखाई थी। उन्होंने केवल 2 बार उनकी चालें धुंधली होते देखी, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने 2 बार अभ्यास किया था। क्या उसने सच में इतना मुश्किल दांव सीख लिया? योद्धा प्रशिक्षण शिविर के सदस्य इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वे हमेशा से ही अहंकारी थे और मन ही मन वे खुद को लियान कबीले का शासक मानते थे। लेकिन आज एक निम्न दर्जे का आम आदमी उनके सिर पर चढ़ गया था और उन्हें बुरी तरह दबा रहा था। पत्थर के रोलर उठाने का काम, जिस पर उन्हें गर्व था, झांग युक्सियन की नजरों में बेकार था, लेकिन वे झांग युक्सियन द्वारा सिखाई गई कोई भी बात नहीं सीख सके। कुल के प्रतिभाशाली सितारे लियान चेंगयू को भी यून ने दबा दिया। लियान चेंगयू ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में क्रोध और हताशा की गहरी आग जल रही थी। हताशा की यह भावना धीरे धीरे ठंडे घातक इरादे में बदल गई। अध्याय 39, किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे दर्दनाक अनुभव। ये यून ने हाथी निगलने की तकनीक की 12 मुद्राओं को बार बार दोहराया। अज्ञात कारण से यह अत्यंत ऊर्जा खर्च करने वाला था। अर्धचेतन अवस्था में ये यून ने थकावट महसूस करने से पहले 5 बार इन मुद्राओं को दोहराया। ये यून ने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि उसका पेट जल रहा है, मानो उसमें आग लग गई हो। उसके शरीर की ऊर्जा का प्रवाह उसके पेट की ओर तेजी से हुआ। भारी मात्रा में रक्त और ऊर्जा की आपूर्ति हो रही थी। सामान्य व्यक्तियों में भोजन करने के बाद रक्त का प्रवाह पेट की ओर होता है। यह पाचन प्रक्रिया में सहायता करता है। ये यून भी कुछ इसी तरह की स्थिति में थी, बस ये स्थिति 100 गुना अधिक गंभीर थी। ये यून को ऐसा महसूस हुआ कि अगर वह चाहे तो उसके पूरे शरीर का खून उसके पेट में संघनित हो सकता है। यहाँ तक कि धातु की कीलें और कांच भी पच सकते हैं। गुवानाइन मिट्टी खाने से होने वाली पेट फूलने की अनुभूति पूरी तरह गायब हो गई थी। पेट के भीतर तीव्र गति से होने वाली घर्षण क्रिया के कारण जमी हुई गुवानाइन मिट्टी पहले ही अलग हो चुकी थी। ये यून ने सिर उठाकर देखा तो पाया कि सब लोग उसे ही देख रहे हैं। झांग युक्सियन के चेहरे पर मुस्कान थी। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के लोगों की बात करें तो उनके भाव आश्चर्यचकित, ईर्ष्यालु और शत्रुतापूर्ण थे। इसी समय लियान चेंगयू मुस्कुराते हुए ये यून के पास गई। ये यून, मुझे हार माननी ही पड़ेगी। लियान चेंगयू के ऐसा कहते ही ये यून हैरान रह गई। लियान चेंगयू ने ये यून के कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, ये यून, सच कहूं तो मुझे शक था कि तुमने शुरुआती दौर किस्मत से पास किया है,
लेकिन तुमने खुद को साबित कर दिया। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम में इतनी प्रतिभा है। लियान चेंगयू ने प्रशंसा करने में कोई कंजूसी नहीं की। पहले तुम्हें जड़ी बूटी चुनने के काम में लगाना प्रतिभा की बर्बादी थी। अब से तुम योद्धा प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश कर सकते हो। लियान कबीले का पूरा ध्यान तुम्हें प्रशिक्षित करने पर रहेगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य का चयन कुछ ही दिनों में होने वाला है। आपकी प्रतिभा को न पहचानने और आपका समय बर्बाद करने के लिए आप मुझे ही दोषी ठहरा सकते हैं। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए केवल इतना ही समय बचा है। ऐसे में आपके लिए राज्य का चयन पास करना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा यह मूर्ख भाई राजगद्दी का योद्धा बन जाता है तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम इस विशाल जंगल से बाहर निकल सको। उस समय तुम हमारे लियान कबीले का भरण पोषण कर सकोगे और गौरवशाली बन सकोगे। हम तो शहरों में सामूहिक रूप से पलायन भी कर सकते हैं। लियान चेंगयू ने यह बात पूरी गंभीरता से कही। उसकी आंखों में जरा सा भी छल नहीं झलक रहा था। अगर ये यून लियान चेंगयू को अच्छी तरह से नहीं जानता होता तो वह मूर्ख बन जाता। किसी व्यक्ति के चेहरे से उसके दिल का पता लगाना असंभव है। अगर कोई व्यक्ति अपने असली इरादों को छुपाने में माहिर हो तो उसके चेहरे के भावों से यह जानना नामुमकिन है कि वह वास्तव में क्या सोच रहा है। लियान चेंगयू ठीक यही कर रहा था। ये यून समझ गया था कि वह झांग युक्सियन के सामने ये सब एक नाटक के रूप में कर रहा था। जैसे ही झांग युक्सियन वहां से जाएगा, लियान चेंगयू अपना असली रूप प्रकट कर देगा। लियान चेंगयू उसकी बढ़ती हुई लंबाई को कैसे सहन कर सकती थी। ये यून ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ लियान चेंगयू से कहा, धन्यवाद युवा स्वामी लियान, मैं युवा स्वामी को निराश नहीं करूंगा। ये यून को मूर्ख बनते देख लियान चेंगयू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस 12 वर्षीय बच्चे के भीतर लियान चेंगयू से कहीं अधिक अनुभवी व्यक्ति छिपा हुआ है। लियान चेंगयू ने कुछ प्रोत्साहन भरे शब्द कहे और फिर झांग युक्सियन की ओर मुड़कर कहा, प्रभु झांग, मैं एक नासमझ छात्र हूँ। मेरी समझ छोटे भाई ये यून जितनी अच्छी नहीं है। मैंने अभी तक हाथी निगलने की तकनीक में महारत हासिल नहीं की है। क्या प्रभु झांग कृपया हम छात्रों के लिए इसे एक बार फिर से करके दिखा सकते हैं। चूंकि लियान चेंगयू ने बाद में हिसाब बराबर करने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसने ऊपरी तौर पर विनम्रता दिखाई। लेकिन झाओ तेजू और उसके साथियों ने जब ये शब्द सुने तो वे घबरा गए। युवा स्वामी लियान। झाओ तेजू चिंतित था। लियान चेंगयू ये यून के बारे में इतना अच्छा कैसे सोच सकता है, वह ये शब्द कैसे कह सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। चुप रहो, तुम सब निकम्मे हो। कबीले का सारा राशन और मांस तुम्हें दिया गया, लेकिन तुम आज हाथी निगलने की तकनीक भी नहीं सीख सकते। कितनी शर्मनाक बात है। अगर तुम इसका ठीक से अभ्यास नहीं करोगे तो क्या तुम सच में गुवानेन की मिट्टी खाकर मरना चाहते हो। जैसे ही लियान चेंगयू ने मरते मरते दम घुटना कहा, झाओ तेजू और उसके साथियों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। सच में यह कोई मजाक नहीं है। अगर वे इसे अच्छी तरह से नहीं समझे तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लियान चेंगयू के मामलों को उचित ढंग से संभालने और शब्दों के सही चुनाव को देखकर झांग युक्सियन ने सहमति में सिर हिलाया। लियान चेंगयू में प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता दोनों थी। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। झांग युक्सियन ने कहा, हाथी निगलने की इस तकनीक में लकड़ी और गुवानेन मिट्टी खाना तो बस शुरुआती चरण है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आप विनाशकारी ऊर्जा वाली सामग्री भी खा सकते हैं। अत्यंत मूल्यवान भोजन आपके अभ्यास को और भी बेहतर बनाएगा। ये शब्द केवल लियान चेंगयू और ये यून के लिए थे। झांग युक्सियन के दृष्टिकोण से केवल लियान चेंगयू और ये यून में ही विशाल जंगल को छोड़कर सच्चे योद्धा बनने की क्षमता थी। उन्होंने झाओ तेजू और उनके साथियों की ओर मुड़कर कहा, जहां तक तुम्हारी बात है, हालांकि तुम्हें उन सभी मूल्यवान खाद्य पदार्थों को खाने का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन यदि तुम हाथी निगलने की तकनीक में महारत हासिल कर लो तो अकाल के दौरान तुम घास और पेड़ की छाल सुरक्षित रूप से खा पाओगे। ये तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। इसका थोड़ा सा भी ज्ञान तुम्हारे लिए अत्यंत मूल्यवान होगा। मैं इसे फिर से करूंगा। गति बहुत धीमी होगी। ध्यान से देखो। हाथी निगलने की तकनीक के आकर्षण को पहचान पाना पूरी तरह से आप पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही झांग युक्सियन फिर से चलने लगी। उसने अपनी गति काफी धीमी कर दी, लेकिन फिर भी वह झाओ तेजू और उसके साथियों से संपर्क करने में असमर्थ रहा। उस रात का नतीजा ये हुआ कि लियान कबीले के शौचालयों से चीख पुकार की आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन में सबसे कष्टदायक बात दस्त होने पर बाथरूम न मिल पाना है। ऐसे में उन्हें अंततः अपनी पैंट में ही शौच करना पड़ता है। लेकिन झाओ तेजू और उनके साथियों के लिए इसे क्या कहा जाएगा। केवल वही लोग जो झाओ तेजू की भावनाओं को अनुभव कर चुके हैं वे ही जान पाएंगे कि पैंट में शौच करना भी परमानंद था। उस रात लियान कबीले के इकलौते डॉक्टर ने एक बड़े बर्तन में दस्त की दवा उबाली। योद्धा प्रशिक्षण शिविर के हर सदस्य ने उसे पिया, लेकिन फिर भी वे उसे मल के साथ बाहर निकालने में सफल नहीं हुए। अंतिम उपाय के रूप में उन्हें झांग युक्सियन की बात माननी पड़ी। उन्होंने अपनी उंगलियों से खोदना शुरू किया। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी उंगलियां काफी लंबी नहीं हैं, तो उन्होंने बांस की छड़ियों का इस्तेमाल किया। जहां तक उनके मलाशय में बांस की छड़ियों को डालने की बात है, वह अनुभूति स्वर्गीय थी। दरअसल बांस की छड़ी से खुदाई करना आसान नहीं था। यह एक व्यक्ति के लिए बेहद मुश्किल काम था, क्योंकि वे देख नहीं सकते थे। अंतिम उपाय के रूप में उन्हें एक दूसरे की मदद करनी पड़ी। उन्हें अपनी असलियत दिखानी पड़ी। एक भाई को मदद करने देना पड़ा। वह दृश्य इतना सटीक था कि यूनुस के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। किसी साथी के लिए जी तोड़ मेहनत करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन किसी साथी को मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करना, वह तो सच्चा प्यार था। चीख पुकार की आवाज सुनकर ही कोई भी उस भयानक मंजर की कल्पना कर सकता था। बांस की छड़ियों ने शायद किसी चीज को भेद दिया होगा।
दूसरे दिन झांग तेजू और उनके साथियों के चेहरे पीले पड़ गए थे और वे दबे पांव चल रहे थे। वे पूरी रात सो नहीं पाए थे क्योंकि उन्हें बार बार शौचालय जाना पड़ रहा था। यहाँ तक कि जुलाब पीने के बाद भी उनके मल में केवल पीला तरल पदार्थ ही निकला, और बांस की छड़ियों का क्या हुआ? ज्ञात यातनाएं भी इसके मुकाबले कुछ भी नहीं थीं। हालांकि सौभाग्य से उन्होंने गुवानईन की मिट्टी का अधिक सेवन नहीं किया। जुलाब और खुदाई के परिणामस्वरूप किसी की मृत्यु नहीं हुई। प्रशिक्षण के दूसरे दिन झाओ तेजू और उनके साथियों ने गुवानईन की मिट्टी खाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए झांग युक्सेन ने केवल ये यून और लियान चेंग्यू को ही प्रशिक्षण दिया। अंततः झांग युक्सेन लियान कबीले में पूरे 3 दिन भी नहीं रुका। दूसरी रात झांग युक्सेन के साथ मौजूद एक जैड स्प्रॉल कांप उठा, जिससे एक आवाज उत्पन्न हुई। यह जैड से बना स्प्रॉल जिन लोंगवेई जनजाति द्वारा संदेश भेजने का एक साधन था। जैड की शिला को कांपते देख झांग युक्सेन का चेहरा बदल गया। उसने एक नोट छोड़ा, अपने विशाल जानवर पर सवार हुआ और रात के अंधेरे में गायब हो गया। अध्याय 40 प्रत्येक की एक योजना होगी। अगली सुबह तड़के योद्धाओं के प्रशिक्षण शिविर के सदस्य चौक पर पहुंचे। उन्हें पहले से ही पता था कि झांग युक्सेन जा चुका है। कल रात कई लोगों ने झांग युक्सेन के घोड़े के सर पर भागने की आवाज सुनी थी। बेशक उनमें ये यून भी शामिल थी। ये यून चौक पर लियान चेंग्यू ने दूर से ये यून को पुकारा। उसके चेहरे पर अब भी स्नेह का भाव था। युवा स्वामी लियान, क्या बात है? ये यून मुस्कुराया। वो जानता था कि लियान चेंग्यू का वर्तमान व्यवहार ग्रामीणों के लिए एक दिखावा था। चौक पर कई दर्शक मौजूद थे। हालांकि लियान चेंग्यू लंबे समय से ये यून से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वह ग्रामीणों के सामने ऐसा नहीं करना चाहता था। ये यून की सराहना करने के बाद यह संभव था कि झांग युक्सेन अपना मिशन पूरा करने के बाद ये यून के लिए लियान कबीले में वापस लौट आए। अगर झांग युक्सेन वापस नहीं भी लौटा तो हो सकता है कि वह राज्य के चयन समारोह में ये यून के बारे में पूछे। अगर लियान चेंग्यू ने ये यून पर सबके सामने हमला किया होता तो उसे कुछ राहत मिलती, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने यह बात फैल जाती। फिर भी वह पूरे कबीले को चुप तो नहीं करा सकता था। अगर झांग युक्सेन इस मामले की जांच करता तो लियान चेंग्यू भी फंस जाता। इसलिए उसने ये यून से छुटकारा पाने के लिए धीरे धीरे और सोच समझकर कदम उठाने की योजना बनाई। लियान चेंग्यू द्वारा पासा पलटने की कोशिश न देखकर ये यून खुशी खुशी लियान चेंग्यू के ताइची अभ्यास में शामिल हो गया। वैसे भी अगर उनके बीच सच में लड़ाई हो जाती तो ये यून की ताकत अभी भी अपर्याप्त थी। साथ ही ये यून ने अभी तक निर्जन हड्डियों का सार पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया था। ये यून भगवान झांग एक नोट और गोलियों का एक डिब्बा छोड़ गए हैं। नोट में उन्होंने लिखा है कि ये गोलियां हम दोनों के लिए हैं। मेरे लिए जो गोली है वह हल्की दवा नहीं है। कम साधना स्तर वाला व्यक्ति इसे नहीं खा सकता। और तुम्हारी बात करें तो ये शुरुआती साधना की नींव मजबूत करने के लिए बहुत उपयुक्त है। लियान चेंग्यू ने अच्छी तरह से तर्क दिया। अगर ये यून को ये पता नहीं होता कि वह कौन है तो वह इस पर पूरी तरह से विश्वास कर लेता। अरे एक गोली! ये यून की आंखें चमक उठी। वह बेहद उत्साहित और उत्सुक था। क्या लॉर्ड झांग मेरे लिए एक गोली छोड़ गए हैं? हाँ। ये यून के मूर्खतापूर्ण चेहरे को देखकर लियान चेंग्यू ने मन ही मन ताना मारा। वह सचमुच एक मंदबुद्धि है। उसे सच में लगता है कि असंभव भी संभव है। भगवान झांग सचमुच उदार थे। उन्होंने हम दोनों पर जो दया दिखाई उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे हम विद्रोही क्यों न कर ले। लियान चेंग्यू ने ये यून को थपथपाते हुए सलाह दी। उसकी आंखों में हत्या का भाव झलक रहा था। झांग युक्सेन के चले जाने के बाद लियान चेंग्यू ये यून के प्रति अपने जानलेवा इरादे को छिपा नहीं सका। युवा स्वामी लियान की बातें ज्ञानवर्धक हैं। मैं छोटी बच्ची इन्हें नहीं भूलूंगी, ये यून ने सीखने की सच्ची इच्छा के साथ उत्तर दिया। ये यून, तुम्हारी प्रतिभा मुझसे कहीं अधिक है। जब निर्जन हड्डियों का सार निकाला जाएगा तो मैं तुम्हें उसका कुछ हिस्सा देना चाहता हूँ। ये निर्जन हड्डियों का सार न केवल हमारे भविष्य से बल्कि लियान कबीले के हजारों लोगों के जीवन से भी जुड़ा है। मैं छोटे भाई के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर तुम इस प्रक्रिया का नेतृत्व करोगे तो मुझे और भी अधिक निश्चिंतता होगी। चलिए इसे इस तरह करते हैं। दिन में आप उजाड़ हड्डियों को शुद्ध करना जारी रखेंगे। जब ये शुद्ध हो जाएगी तो हम भाईचारे से इसे एक साथ ग्रहण करेंगे। फिर मैं आपकी सहायता करूंगा जिससे आप नश्वर रक्त के दूसरे स्तर शक्ति तक पहुंच सकेंगे। फिर मैं आपको भगवान झांग की गोली दूंगा जिससे आपकी साधना एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। ये शब्द कहते हुए लियान चेंग्यू मुस्कुराया। दूसरी ओर ये यून जानती थी कि यह एक व्यंग्यात्मक भाव था। झांग युक्सेन के बिना लियान चेंग्यू के लिए ये यून महज एक बच्चा था जिसे वह आसानी से अपनी हथेलियों में कुचल सकता था। अगर लियान चेंग्यू ने सचमुच उसके लिए कोई गोली तैयार की भी होती तो वह संभवतः धीमी गति से असर करने वाला जहर होता। इससे वह लकवाग्रस्त हो जाता और धीरे धीरे दर्दनाक मौत मर जाता। लेकिन लियान चेंग्यू के दृष्टिकोण से फ्रॉस्ट पाइथन के बर्फीले विष से बेहतर कोई जहर नहीं था। इसका कोई इलाज नहीं था। ये यून को मारने के लिए फ्रॉस्ट पाइथन के बर्फीले विष का उपयोग करना सबसे उपयुक्त था। युवा स्वामी लियान मुझे जो भी काम सौंपेंगे मैं उसे पूरा करूंगा। ये यून ने सीना थपथपाते हुए आश्वासन दिया। उसने एक जोशीले युवक की तरह प्रतिज्ञा की। जब झांग युक्सेन लियान कबीले में पहुंचा तो निर्जन हड्डियों को परिष्कृत करने का काम रुका नहीं। बस उसे लियान कबीले के जड़ी बूटी पर्वत पर स्थानांतरित कर दिया गया। आखिरकार झांग युक्सेन के लियान कबीले में प्रवेश करने के समय एक विशाल कड़ाही का दिन रात जलते रहना उचित नहीं था। लियान चेंग्यू ये यून को लगातार नुकसान पहुंचाने के लिए हिमविष का उपयोग करना चाहता था। इससे धीरे धीरे उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। साथ ही इससे उस पर लगे संदेह भी दूर हो जाएंगे क्योंकि मरे हुए लोग कुछ नहीं बताते।
ये यून की योजना थी कि लियान चेंगयू से झगड़ा होने से पहले वह वीरान हड्डियों की सारी ऊर्जा को सोख ले। वह ची गैद्रक क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था जिससे उसके हाथ में मौजूद कार्ड बढ़ जाए। इस प्रकार दोनों के बीच अच्छा तालमेल बन गया क्योंकि दोनों की अपनी अपनी योजनाएं थी। इसके बाद ये यून खुशी खुशी उन वीरान हड्डियों को शुद्ध करने के लिए चली गई। बेशक लियान चेंगयू को ये यून का प्रफुल्लित व्यवहार एक अपरिपक्व बच्चे जैसा लगा। यह मंदबुद्धि, मैं इसे मौत के मुंह में भेज रहा हूं और यह कितना खुश है। मेरी प्रतिभा इस मंदबुद्धि से कैसे हार सकती है, कितना अपमानजनक है। लियान चेंगयू ने ताना मारा। उसने मुट्ठी इतनी कसकर भींची कि उसकी उंगलियों के जोड़ों से हल्की विस्फोटक ध्वनि निकली। ... ये यून उन वीरान हड्डियों के लिए तरस रहा था क्योंकि उसने 3 दिनों से उसकी ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया था। उन निर्जन हड्डियों से मिलने वाली ऊर्जा के बिना ये यून की साधना धीमी हो गई थी। परिणामस्वरूप उसे भूख भी लगने लगी थी। अरे यार, तुम कहाँ मरे थे? हड्डियों को परिष्कृत करने का काम कर रहे काले चेहरे वाले लोगों ने ये यून पर झल्लाकर हमला किया। ये लोग लियान कबीले के हर्ब माउंटेन पर रह रहे थे, इसलिए उन्हें झांग युक्सियन के साथ हुई घटनाओं की जानकारी नहीं थी। उनके मन में ये यून के प्रति अब भी एक पीड़ित बच्चे की ही छवि थी, इसलिए वे उसके प्रति स्नेहपूर्ण नहीं थे। ये यून ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी जानी पहचानी जगह पर गया और लकड़ी काटने लगा। आज वह निर्जीव हड्डियों से सारी ऊर्जा सोखने के लिए तैयार था, क्योंकि ये यून जानता था कि समय बहुत कम बचा है। कुछ ही दिनों में लियान चेंगयू का धैर्य टूट सकता है। उसे नश्वर रक्त के 5वें स्तर यानी ची गैद्रक क्षेत्र में प्रवेश करना था। धधकते हुए कड़ाहे के सामने खड़े होकर ये यून ने गहरी सांस ली। उसकी दृष्टि में अनगिनत प्रकाश बिंदु दिखाई दिए। प्रकाश के ये बिंदु किसी स्वादिष्ट व्यंजन की तरह थे। ये यून के मुंह में पहले से ही पानी आ रहा था। चलो, मैं इसे पूरा खा जाऊंगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये यून ने अपने दिल को तूफान के केंद्र में रखकर एक बैंगनी रंग का भंवर उत्पन्न किया। उस पल भर में ये यून ने अपने शरीर में गर्मी महसूस की। रेन डू एरमाई में, जिसे ये यून ने अभी अभी खोला था, गर्मी की एक धारा प्रवाहित होने लगी। उसके बाद ये यून की दृष्टि में कड़ाही के मुंह से कई बैंगनी लाल प्रकाश बिंदु प्रकट हुए। अनगिनत प्रकाश बिंदु ली अग्नि जल से निकलने लगे और पक्षियों के झुंड की तरह ये यून की ओर उड़ने लगे। ये यून एक पल के लिए चौंक गया। प्रकाश के बिंदुओं की संख्या उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी, यहाँ तक कि उन्होंने एक सीधी रेखा भी बना ली थी। भागो भागो भागो! हल्की बूंदें ये यून के शरीर पर बरस रही थीं और बिना किसी प्रतिरोध के उसकी नसों में प्रवेश कर रही थीं। ये यून को अचानक अपने शरीर में कंपन महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसकी नसें फटने वाली हैं। दर्द, असहनीय दर्द के कारण ये यून जमीन पर गिर पड़ा और ऊर्जाएं लगातार उसके शरीर में प्रवेश कर रही थीं। यदि वीरान हड्डियों को परिष्कृत करने वाले पुरुष देख पाते तो वे ये यून के शरीर को एक प्रभामंडल से ढका हुआ देखते।